हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बेटा एक बार सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे। प्रथम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीक्षा। बेटे बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। तो जी मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। सारे बच्चे एक बार अपनी अटेंडेंस लगाएं। कौन कौन है भाई ऑनलाइन आ गए हैं? दिख तो ज्यादा रहे हैं पर बात कम कर रहे हैं, है भाई। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी। एक नया कॉन्सेप्ट हमने लिखना शुरू किया था। ठीक है, आइए मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। एक हमने इंडेक्स बना रखी है एडजस्टमेंट्स की। क्या एडजस्टमेंट की इंडेक्स बना रखी है? एक बार मुझे बताना ऑडियो वीडियो एकदम ओके है ना? मैं शुरू करूं? चलिए मैं शुरू करता हूं फिर। आइए जी। तो बेटे हमने एक इंडेक्स बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, उसमें हमने कौन कौन सी चीजें कर ली थी? आइए जरा। गुड मॉर्निंग शुभम। लो बेटा, हमने कर ली थी एडजस्टमेंट। कौन से वाली? डिविडेंड वाली। हमने कर ली थी बेटे बोनस वाली। ठीक है, हमने रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट लिखने शुरू की थी। ओके बेटा दीक्षा, रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारी दो एडजस्टमेंट्स और हैं जिनको हमें यहाँ पे आज कवर करके फिर सीधा हमारे एक तरफ से सारे के सारे क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे। सर क्या अभी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते इस टाइम पर? एक्चुअली क्या है, हमारा जो स्टडी मॉड्यूल है उसमें क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि वहां पर एक ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स काफी सारी मिलेंगी। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं फाउंडेशन लेवल के फाइनल अकाउंट की बात करूं तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट दे दिया डायरेक्ट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो इसलिए क्वेश्चन एकदम से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें पहले इस बात को समझना होगा कि चैप्टर तो बड़ा आसान है, लेकिन एक जरा रिदम हमारा सेट रहना चाहिए हमेशा चैप्टर के अंदर, कि यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे स्टडी मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने असाइनमेंट में डाल रखा है, आपको बुक में दे रखा है सब कुछ, प्लस जो पास के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी सीए फाइनल वाले हैं, क्योंकि चैप्टर ही सीए फाइनल का था। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जहां पर एक साथ दो तीन तरह की एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगी। तो अगर हम सारी एडजस्टमेंट्स किए बिना क्वेश्चंस को उठाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, और हम हो सकता है कि हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। हाँ, एक बार हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली तो फिर हम चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लें, चाहे वो पास के एग्जाम का हो चाहे स्टडी मॉड्यूल का, है ना, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए मैं शुरू करता हूं। तो बची हुई एडजस्टमेंट हमने एक शुरू की थी, कौन से वाली? हमने शुरू की थी जी ये वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। अब हम इस वाली एडजस्टमेंट में हैं। मैं एक बार फिर से निशान लगा दूं, हम ये वाली एडजस्टमेंट कर रहे हैं अब इस टाइम पर, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ लिखाया था ना मैंने लास्ट में जाते मैंने आपको कुछ लिखाया था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं समझा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस एक काम कर रहा हूं, क्या कि भाई इसका जो लिखने वाला पार्ट है वो निपटा रहा था आपके साथ में पिछली क्लास में, ताकि ना आपको थोड़ा सा आज जब आप करोगे इसको एडजस्टमेंट को तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। चलिए, एक आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर रखा है। तो पहले कुछ और चीज है जो इसके अंदर लिखनी है, तो यहाँ पर स्पेस छोड़ देना जी। क्या करना है बेटा? यहाँ पर स्पेस छोड़ देना। एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर यहाँ पर मैं वापस आऊंगा। ये वाला पेज पूरा छोड़ देना और नेक्स्ट पेज पर लिखना। क्या लिखना? रिवैल्यूएशन नहीं, एग्जाम्पल ऑफ रिवैल्यूएशन, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ रिवैल्यूएशन। बेटे मैं दो एग्जांपल्स कराऊंगा आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के, और इससे ज्यादा बात नहीं होगी जो हम लोग एग्जांपल्स में कवर करेंगे। चलिए जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। लो भाई, ये है हमारे रिवैल्यूएशन का एग्जांपल नंबर 1। बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमें क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है जी, एक छोटा सा, और इस क्वेश्चन में हमारे पास में डाटा
दे रखा है क्या, ये दे रखा है जी, बताओ सर क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें एक पूरे साल का ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से बेटा, ये हमारा, मेरे साथ साथ नोट करेंगे क्वेश्चन को। इसमें मैं डेट लिख दूं, हाँ सर डेट लिख दो। बताओ हमारे एग्जाम में कौन सी डेट आएगी। सर हमारे एग्जाम में ना 21-22 है ना, तो 1/4/2021 और 31 मार्च 2022 ये वाला ईयर आने वाला है जी। ठीक है जी, आइए जरा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए सर कि यहाँ पर जो है ना बेटा एक चीज और भी है, यहाँ पर एक चीज और भी है, इस ईयर में क्या क्या हुआ। क्वेश्चन में हमें ना बैलेंस शीट दे रखी है, कमाल की बात, हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है। सर बैलेंस शीट कंपनी की तो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वर्टिकल होती है। हाँ बेटा बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बात इस तरह से लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जी, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जी। आइए जरा, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फिक्स असेट्स का बैलेंस दे रखा है, फिक्स्ड असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक फिक्स असेट्स है जिसकी बुक वैल्यू ईयर एंड पे, बेटे बुक्स में तो बुक वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट में तो भाई बैलेंस शीट वाली वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दे रखा है और हमें क्या दे रखा है सर बेटा, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमें दे रखी है। चलो जी ठीक है सर, कितने की है सर, ये बेटे हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये ना 5 लाख रुपए की कैपिटल है, कितने की, 5 लाख रुपए की कैपिटल है। आइए जरा, एक यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटे मैं सीधा काम की बात लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है जो है कितना, 1 लाख रुपए का। अच्छा, अब क्वेश्चन ने हमें एक वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई साहब, हाँ जी, असेट्स वाज, देखिए असेट्स, फिक्स असेट्स, ये क्या है, ये बेटे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, मतलब पूरा भरपूर क्वेश्चन होगा जिसमें बोनस भी होगा, डिविडेंड भी होगा, जिसमें एबनॉर्मल लॉस भी होगा और उन्हीं के बीच में ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। तो हमारी निगाह हर एडजस्टमेंट के हिसाब से काम के डाटा पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बाकी सब इंफॉर्मेशन के साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और बता रखा है कि फिक्स असेट्स वाज डेप्रिशिएटेड, was depreciated, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट किया गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, भाई 10% पर एनम के रेट से उसको डेप्रिशिएट किया गया। अच्छा सर ठीक है सर, अब क्वेश्चन में एक लाइन दे दी यहाँ पर, क्या कहता है जी क्वेश्चन, क्या कहता है सर, बताओ सर क्या कहता है। क्वेश्चन ने कट ऑफ डेट दे दी यहाँ पर कि भाई साहब ये जो डेट है ना, ये जो डेट है, हाँ जी, ये है हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसका मतलब इससे जो पहले का जो भी प्रॉफिट होगा, इससे पहले का हमारा जो भी प्रॉफिट रहा होगा, इससे पहले का वो सारा का सारा हमारा रहा होगा प्री एक्विजिशन, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बोलो बोलो क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन। यहाँ का जो प्रॉफिट है हमें पता है कि उसी को बोला जाता है प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर का। ठीक है जी ठीक है, समझ में आ गया सर। अब सुनिएगा ध्यान से काम की बात, क्वेश्चन में जब हमें बता रखा कि डेट ऑफ एक्विजिशन हमारी है 1 अक्टूबर 2021, ये हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है। इस डेट पर 80%, क्या कहा, 80% शेयर्स खरीद लिए। बताओ होल्डिंग बन गई कि नहीं बन गई। अगर एस लिमिटेड सब्सिडी लिमिटेड की ये बैलेंस शीट दे रखी है और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के क्या एच लिमिटेड एक्वायर्ड, क्या किया उन्होंने, एक्वायर 80% शेयर्स खरीद लिए। होल्डिंग बन गई कि नहीं बन गई सर, बिल्कुल बन गई, क्योंकि वो तो 50% होते ही बन जाती है, यहाँ तो सर 80% है। कमाल की चीज है, देखो अब भी होल्डिंग नहीं बनेगी तो कब बनेगी सर। चलिए अब मैं आपसे एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, कोई भी कंपनी अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगी, हमने अमालगमेशन में इस चीज को पढ़ा था कि वो सामने वाले की नेट असेट्स की वर्थ देखेगी वो है कितने की। बताओ बेटे, आप दुकान में गए कोई सामान खरीदने और आपसे, चलो मान लें कैलकुलेटर खरीदने गए, हाँ अभी कोई प्री पोस्ट मत निकालना, अभी इधर ध्यान देना।
मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे बेटा, है ना। वेरी गुड, वैसे आपने सही निकाला। हाँ, ये 1,00,000 रुपए है, 10,000 नहीं है, ध्यान रखना शुभम, है ना। आइए जरा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर बताओ कितने का आता होगा। सर ये ना कैसियो का कैलकुलेटर है सर, ज्यादा से ज्यादा 500 का आता होगा। बेटे ये 5,000 का है। कितने का है? 5,000 का है। कितने का? 5,000 का है। आप कहोगे सर सुबह सुबह, सर ऐसा मत करो, शाम तो होने दो। आप तो सुबह सुबह शुरू हो गए, आपने कहीं सुबह सुबह लगा तो नहीं ली कहीं? मैं लगाता नहीं हूं, मैं कभी नहीं पीता हूं। ये तो मैं आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप कहोगे सर ये क्या है, ये 5,000 का हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हो सर, मतलब हम ही मिले सुबह से? हाँ बेटे सुबह से तुम ही मिले हो, आज मेरी पहली क्लास आप ही की है, तो सुनी काम की बात। तो आप क्या कहोगे, सर इतना तो हमें भी पता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा चलो बताओ कितने का खरीदोगे। आप कहोगे सर हमारे पास है नहीं, मान लिया कोई खरीदने चाहिए तो सर 500 का है, लेकिन आपने यूज कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कितनी वैल्यू इसकी है, कोई ज्यादा जोर लगाएगा तो 350 का 400 का ले लेगा, इससे ज्यादा क्या लेगा। मैंने कहा ये वो कैलकुलेटर है जिससे 1,00,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। आप कहोगे वाह, तो हम भी बनने वाले हैं, बिल्कुल, और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो आप कहोगे सर ठीक है। मैंने कहा आप बताओ। आप कहोगे सर 500 का कैलकुलेटर है, कितने लगा लोगे, चार्टर्ड तो हम बनने, हमें कौन रोक सकता है। हाँ ज्यादा से ज्यादा 1,000 ले लो, 1,200 ले लो, और बताओ। मतलब बेटे मार्केट में इसका रेट लग गया, है ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूं बेटे, मार्केट वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है? आपने कहा सर पता है। पता है सर कि मार्केट वैल्यू इसकी जो है 1,200 है ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ कितने का खरीदोगे। आप कहोगे सर कॉमन सेंस की बात है, मैं मार्केट में खड़ा हूं तो मार्केट पे ही तो खरीदूंगा, मार्केट वैल्यू पे। भाई सीधी सी बात है, आज तो सर फेयर कंपटीशन मार्केट है, फेयर वैल्यू होती है क्या, वो मार्केट वैल्यू जो सबको पता है। तो मैं सर 1,200 से ज्यादा इसको नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। बेटा मैं बुक्स में कितने की भी दिखा लूं, आपको कोई दिक्कत? कि नहीं सर हमें क्या दिक्कत है, हम ज्यादा से ज्यादा 1,200 दे सकते हैं तो हम 1,200 का खरीद लेंगे। मतलब कहने का ये है कि जिस डेट को आपने ये खरीदा था, डेट ऑफ एक्विजिशन थी, आपने सामने वाले के कंपनी के शेयर्स के पैसे उतने दिए होंगे जितने मार्केट में उसकी कीमत रही होगी, और मार्केट के बेसिस पर ही बात होती है बेटे। यहां पर इस डेट पर इस फिक्स असेट्स की कोई अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। यहां पर इसकी बेटे कुछ अलग वैल्यू थी। मान लिया, सपोज करो, लेट सपोज, क्या मैं यहां पर थोड़ा सा लूं आपके लिए, हाँ सर लो, क्या चलो आपसे मैं ये पूछता हूं, बताओ बेटे, ये जो अगर ये ईयर एंड पर जो वैल्यू है फिक्स असेट्स की, हाँ सर, अगर ये फिक्स असेट्स ईयर एंड पर 90,000 की है, तो बताओ ये साल के शुरू में फिक्स असेट्स कितने की रही होगी। कोई है बच्चा, बहादुर बच्चा, जो मुझे बता सके कि साल के शुरू में ये फिक्स असेट्स कितने की रही होगी? कौन बताएगा जी, कौन है सबसे बड़ा तूफानी बच्चा जो ये बता सकता है कि अगर ईयर एंड पर 10% घटाने के बाद में 90,000 आ रहे हैं तो ईयर के बिगिनिंग में कितने रुपए की रही होगी? कौन बताएगा जी मुझे, मैं देखूं तो जरा, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा और मुझे बताएगा कि ये फिक्स असेट साल के शुरू में सर कितने की रही होगी? है क्या कोई? देखे जरा कौन है वो बहादुर बच्चा जो मुझे बता देगा कि ये जो फिक्स असेट्स ईयर एंड पर 90,000 की है, डेप्रिसिएशन 10% लगाने के बाद में ये ईयर के स्टार्टिंग में इसकी बुक वैल्यू क्या रही होगी? एक बच्चे ने बताया सर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कॉमन सेंस की बात है सर, ऐसी ऐसी बातें पूछते हो सर आप, है ना। वेरी गुड, और सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रथम ने भी, दीक्षा ने भी और शुभम ने भी। आइए, सब बच्चों ने बताया कि सर 1,00,000 रही होगी। कॉमन सेंस है सर। क्या मैंने कहा बताओ कैसे, बताओ कैसे। पता है बच्चों ने क्या सोचा, बच्चों ने क्या कहा, और बिल्कुल सही किया कि सर देखो, अगर कोई चीज यहाँ पे 100 रुपए की होती है तो सर 10% डेप्रिसिएशन लगाने के हिसाब से साल भर में कितना घटेगा? 10। तो सर वो यहाँ पर 90 की बचेगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है सर, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, हम चार्टर्ड बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पता कैसे निकाल देंगे सर? सर 90,000 जो है ना, 90,000 ये 90 के बराबर है, तो इसका हमने 100 ढूंढ लिया, यानी कि इसका मतलब ये आ गया कितना?
1 लाख रुपए। भाई 1 लाख रुपए की बुक्स में बिगिनिंग में रही होगी, कॉमन सेंस के बेस पर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब एक कॉमन सेंस और मैं पूछता हूं, अब एक और पूछता हूं जी, वो भी बताना पड़ेगा अभी। क्या भी बताओ तो जरा, इसकी बुक वैल्यू इस डेट पर कितने की रही होगी जिस डेट को हमने शेयर्स खरीदे होंगे सामने वाली कंपनी के? देखें देखें कौन बताए, देखें देखें कौन बताए। कितने की रही होगी? ये कौन सी डेट है सर? ये तो बेटा 1 अक्टूबर है। सर अक्टूबर से पहले कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हुए सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर इधर इधर के प्री वाले 6 महीने हो गए हैं और पोस्ट वाले भी 6 महीने हो गए। तो जी कितने रुपए की रही होगी? मैं वेट कर रहा हूँ, बच्चे मुझे बताएंगे। शुभम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। रिवैल्यूड मत बोलो, बुक वैल्यू बोलो। हाँ, दीक्षा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी वेरी गुड। शुभम जल्दी बोलो, बाकी शुभम ने तो बता दिया। प्रथम मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और जो भी बच्चे ऑनलाइन है बेटा प्लीज एंजॉय कीजिए, उसको मुझे बताइए। जितना आप इसको 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे ना मेरे साथ में, उतना ही चैप्टर आसान बनने वाला, ध्यान रखना। आइए चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। प्रथम तुम्हारा जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, सीधी सी बात है। 1 लाख का 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो सर 5,000 ही तो होता है। 5,000 यहाँ का, 5,000 यहाँ का, तभी तो जाके सर 90,000 होगा, साल भर का 10,000 घटा होगा। ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हो सर सुबह सुबह। बेटा मैं बताऊं क्या, हमारा लेवल ही क्वेश्चन का एग्जाम का ऐसा ऐसा होता है, आप हंसोगे बेटा। इसका मतलब सब बच्चों को पता है कि यहाँ पर जो है ना 95,000 की बुक्स में वैल्यू थी। वेरी गुड प्रथम। अब एग्जामिनर ने आपको ईयर एंड की वैल्यू दे दी, एग्जामिनर ने आपको डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया, आपने पहुंच गए, आप कहां पे पहुंचना था? डेट ऑफ एक्विजिशन की बुक वैल्यू पर, और आपने निकाल ली कि जिस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस डेट को डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट बोलते हैं, उस डेट को फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू ना ज्यादा थी। कितनी थी? क्वेश्चन में दे रखी होगी कि मार्केट वैल्यू अगर इस डेट की है, इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है एग्जामिनर ने कि भाई साहब ये ना 1,20,000 रुपए थी। कितनी थी? 1,20,000 क्वेश्चन ने दे दी। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में गड़बड़ी करने के लिए, ताकि हम उलझ जाएं, मार्केट वैल्यू किसी और की भी डेट की भी दे देता है, कभी ईयर एंड की दे देगा, कभी बिगिनिंग की दे देगा। हमें यह देखना है, क्या देखना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन की मार्केट वैल्यू क्या है। अच्छा सर इसका होगा क्या सर, और क्यों देख रहे हैं? कॉमन सेंस। हमने अमालगमेशन में एक वर्ड पढ़ा था, नेट एसेट्स, पढ़ा था ना, नेट एसेट्स मेथड। हाँ सर पढ़ा था। बताओ वहां पे क्या था? बुक वैल्यू थी कि मार्केट वैल्यू थी? सर बुक वैल्यू नहीं थी सर, मार्केट वैल्यू थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सामने वाले की, अमालगमेशन की मैं बात कर रहा हूं, एक बार अमालगमेशन की बात करता हूं। हमने पीसी पे किया था, हाँ पे किया था। हमने कंपैरिजन किससे किया था? सर नेट एसेट से। नेट एसेट्स कौन सी थी? वो बुक वैल्यू वाली थी कि मार्केट वैल्यू थी? सर वो तो मार्केट वैल्यू वाली थी। तो आज भी बेटे वही होने जा रही है। हमारी नेट एसेट्स में किस चीज का डिफरेंस होता है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मार्केट वैल्यू का चेंज है, हम उसको असेट साइड से तो निकाल सकते हैं आराम से। हमने एक लायबिलिटी साइड निकालना भी सीखा था वहां पर, कि भैया दूसरा तरीका भी है कि लायबिलिटी साइड से भी हम क्या करते थे, शेयर होल्डर फंड्स उसी के अंदर ऐड बैक कर देते थे, प्लस माइनस मार्केट वैल्यू चेंजेस। बेटे वो फंडा यहां पर लगने जा रहा है, सिंपल सा फंडा। आइए जरा क्या, और अगर कोई बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव का हो जो इसे बैकअप में क्लास देख रहा हो, तो चिंता मत करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। बुक, हमारी जब बुक की बैलेंस शीट की अगर मैं नेट एसेट देखूं तो हमारी नेट एसेट तो ये आती है, लेकिन ये तो बुक्स के हिसाब से आती है ना। अगर मैं इसमें इसकी मार्केट वैल्यू के प्लस माइनस के चेंजेस मैं अडॉप्ट कर दूं इसमें, तो मेरी ये नेट एसेट सच्ची मुच्ची की नेट एसेट बन जाती है। बुक वाली नेट एसेट थोड़ा ना, हमने मार्केट में पैसा लगाया है, तो हम इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे किससे? नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। कहने का भी ये मतलब है क्या, जब भी मैं होल्डिंग कंपनी के यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, जो एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है, हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट है, एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बना रही है होल्डिंग कंपनी, वो वहां पर यह बताना चाहती है ओवरऑल मार्केट का कितना हिस्सा मेरे कंट्रोल में है। ओवरऑल मार्केट का मतलब अपनी तो होल्डिंग की तो है ही है कंट्रोल, अपनी बुक्स में वो बुक वैल्यू रखेगा, लेकिन सामने वाले जो पैसा लगाया उस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या चीज है उसके जो कंट्रोल में है, वो इन्वेस्टमेंट उसने सामने वाले की मार्केट
वर्थ देख करके इन्वेस्ट किया। तो देखा जाए हम होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? उस नेट असेट से जो उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, और वो नेट असेट्स मार्केट वैल्यू पे बेस होगी। आइए मैं इसी पे बात करता हूं आगे। अब एक छोटी सी बात, क्या हम करेंगे कैसे? आओ, मैंने कहा वापस, हमने कल कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। अब उस बात को समझेंगे कि रिवैल्यूएशन जब भी हम देखेंगे, हम किसका देखेंगे? ओनली कौन सी डेट का बोलो? हम देखेंगे ओनली एंड ओनली कौन से वाले का? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नंबर एक बात, हमें रिवैल्यूएशन चेक करना होगा ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कोई अदर डेट रिलेवेंट नहीं है। अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन पे जो डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, और वो होगा बेटा कैपिटल नेचर का। इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे? प्री में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर लॉस मान करके प्री वाले में ऐड बैक करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है सर। क्या मतलब है? मतलब ये है बेटा, हम पहले यहां पर देख लेंगे कि भैया कितना प्रॉफिट प्री का है, कितना प्रॉफिट पोस्ट का है। आइए इसको करके देखें क्या? आइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इसको करके बात करते हैं। लिखिए यहां पर आंसर। सर आपने ये तो बताया नहीं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। अभी बताता हूं, तुमने पूछा ही नहीं था तो मैंने बताया नहीं था। आइए जरा, होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स खरीदे थे कितने में खरीदे थे? इसकी कॉस्ट है बेटे, इन्वेस्टमेंट ये आ रखी है बेटा 4,77,000 रुपए। लिख लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं रिलेवेंट पार्ट आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट अलग अलग टुकड़ों में करा रहा हूँ। फिर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे बल्ले बल्ले। चलिए आइए जरा, अब हमें क्या करना है? वर्किंग नोट बनाने। फटाफट से हेडिंग डालो। सबसे पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बताओ जी बताओ, कितना है इसके पास कंट्रोल? सर 80%। यहाँ पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे बेटा क्या? इन्वेस्टमेंट, और फिर इससे लेस करोगे, लेस नेट असेट्स एक्वायर्ड, फिर आप उससे कंपैरिजन करके तब गुडविल या कैपिटल निकालोगे एज यूजुअल हमेशा की तरह। और इसमें क्या चीज होगी बेटा? एक तो सर शेयर कैपिटल होगी, और दूसरी होगी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसके अंदर वो रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट भी शामिल होगा, क्योंकि जिस डेट को हमने खरीदा था उस डेट पर प्रॉफिट सिर्फ वही नहीं था जिसके पैसे दिए थे हमने, जो बुक्स में दिख रहा है प्रॉफिट वो भी था वहां पर, जो बुक्स में दिखाया नहीं जा रहा था। एक्चुअल में नेट असेट्स कितने की थी, ये बेटे बढ़ के आएगा। फिर हमारा है अगला यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर, क्या है जी? ये है जी वर्किंग नोट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और बेटा जी यहां पर नंबर 1, एक तो बेटा शेयर कैपिटल, ये वो वाली नेट एसेट्स है जो हमारी है ही नहीं, मतलब कितना बेटा? 20% शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर तो सारा प्रॉफिट आएगा इनका, तो आपको पता ही है। और मतलब इसको लिख लो क्या? इसकी कॉस्ट तो लिख ही सकते हैं हम। हाँ सर, ये कितने की है? सर ये है सर 4,77,000 रुपए की। लिख दो बेटा फटाफट, 4,00,000, क्या कहा मैंने? 4,77,000, 4,77,000। फिर बेटा अगली बात, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स।
प्री, पोस्ट और क्लोजिंग। कोई भी ऐसी चीज मत करना जल्दबाजी में कि पता चला कॉन्सेप्ट हिल जाए, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। प्री एक्विजिशन कहां तक होगा बेटा बताओ। सर ये होगा टिल कहां तक, 1 अक्टूबर 21। ठीक है जी। और यहां पर क्या होगा, बाकी का होगा सर पोस्ट और मैं यहां की बात करूं इधर, ये तो सर बैलेंस शीट की डेट है, बैलेंस शीट, ये तो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, जिसके हम दो हिस्से कर रहे हैं, प्री और पोस्ट, जिसके हम दो हिस्से कर रहे हैं, प्री और पोस्ट। आइए, तो हमारा जो प्रॉफिट है पहले लिख लो उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है यह है कितने का जी, यहाँ पर 1 लाख का। और सर साल के शुरू में दे रखा था क्या, आइए जरा देखो जरा अपनी बैलेंस शीट लिख लो, यहाँ पर साल के शुरू में भी दे रखा था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये है बेटा 15,000 का, क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमने क्या किया, अब इसको यहाँ पे लिख लिया, ये रहा जी हमारा 15,000, इसको रेड कलर के पेन से करता हूँ ताकि आपको ना पता रहे, चलता रहे। ये बेटा कितना 15,000, बेटा अगर 15 ये है तो पोस्ट का कितना है 85,000, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट है, एब्नॉर्मल लॉस, बोनस या कोई भी और एडजस्टमेंट जिसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करना हो। डिविडेंड है, पेड कर रखा है तो ऐड कर दो, क्या मतलब सर, अरे बेटे यहाँ पर अगर हमारा डिविडेंड वगैरह होता, अगर हमारा यहाँ पे बोनस वगैरह होता, अगर यहाँ पर हमारा और भी कोई होता है एब्नॉर्मल लॉस वगैरह या एब्नॉर्मल गेन वगैरह होता, लॉस होता तो ऐड करते, एब्नॉर्मल गेन होता तो हम लोग क्या करते, उसको लेस कर देते। किस में करते हैं हम, इसमें करते सर। अब बेटा फिलहाल इस क्वेश्चन में तो देखो है नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ना रिदम टूटे, कोई चीज भूल ना जाए आप, बस इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको सीक्वेंस वाइज। तो ठीक है, वो सब एड बैक करने के बाद में हमारा ये प्रॉफिट आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करते, फिर करते जी इसके बाद में हम प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। और फिर हम क्या कर लेते, फिर हम यहाँ पर जो भी प्री पोस्ट का जैसा भी होना होता, भाई मान लो कोई चीज पोस्ट में चली गई तो उसको यहाँ से हटा देते, है ना, और उसको वहां जोड़ देते जहां पे कि ये जुड़ना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, फिर होता ये बेटा, हमारे यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट आ जाता, कितना प्रॉफिट प्री का है, कितना प्रॉफिट पोस्ट का है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें टाइम एडजस्टमेंट में कुछ तो काम करना है, सर बताओ बेटा, यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट तो लगेगी ना, हाँ क्यों लगेगी बताओ, किसी ने बताया, अभी नहीं बताया, सर बताओ क्यों लगेगी। मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हें बताना चाहिए क्वेश्चन में अब तो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन कर रखे हैं। सर डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट की डेट में है ही नहीं, सर डेप्रिसिएशन एड बैक होगा ना, नहीं जी, नहीं जी, मैं बताता हूँ शुभम। आइए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, लो जी टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा बताओ कितना बेटे, अक्टूबर तक का प्रॉफिट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो बेटा 85,000 का 6/12 कितना होगा बताओ, 85,000 का 6/12 कितना आ गया, 42,500 सर यहाँ से हट गया, माइनस कर दो, और सर ये ना पीछे इधर प्री वाले में जोड़ दो 42,500। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके करें, मैं आपको बता दूं, 2 मिनट रुक जाओ, वो बहुत लंबा लॉन्ग कट हो जाता है, वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है बस और काम हो जाएगा। आइए जरा, क्या 57,500 यहाँ पे आ गया जी,
और बेटा 42,500 हमारा आ गया पोस्ट में। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाओ कि हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट है, जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिया। करेक्ट प्रॉफिट जहां जहां का है, प्री का है, पोस्ट का है, जैसा भी है। फिर बात करते हैं उन सब चीजों की। फिर हम यहाँ पे डिविडेंड जहां पे पे किया, प्री वाले पीरियड के लिए किया तो प्री वाले में से घटाएंगे, पोस्ट वाले के लिए क्या तो पोस्ट में से घटाएंगे। एबनॉर्मल लॉस वगैरह अगर हमें घटाना होगा तो वहां पे घटा देंगे। अगर एबनॉर्मल गेन जोड़ना होगा, क्योंकि ऊपर तो हमने घटा दिया होगा, क्यों घटा दिया होगा, क्योंकि सही जगह पे इफेक्ट डालना है, और यहीं पर ही हमें फिर बोनस का भी इफेक्ट दिखाना होगा जहां से घटना है। जो भी है, कुल मिलाकर ये सारे काम जब हम कर लेंगे तब सबसे लास्ट में रिवैल्यूएशन का नंबर आएगा। इसलिए मैं आपको ये सब बातें याद दिला रहा था। सर हम पहले नहीं कर सकते ना, ना ना ना। दो एडजस्टमेंट, एक तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट वाला जो अभी इसके तुरंत बाद वाली एडजस्टमेंट है, और जो है रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट। ये दो एडजस्टमेंट्स बेटा ऐसी हैं बाबू जिनको हमें सारा काम निपटाने के बाद करना है। जब सारी एडजस्टमेंट्स हम कर लें उसके बाद में जाके सबसे बाद में नंबर आएगा रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट का। अब सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे बताओ सर। बेटे जिस डेट को हमने एक्विजिशन किया वो कौन सी डेट है सर, वो तो 1 अक्टूबर है, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट 1 अक्टूबर तक का है ना, बताओ। हाँ सर, तो मतलब मैं कह सकता हूं हम अब किस डेट पर खड़े हैं सर, हम ना अब इस डेट पर खड़े हैं, ये वाली जो डेट है, ये वाली इस डेट पे खड़े हैं। इस डेट पर बैलेंस शीट में क्या चीज है जो छूट गई है सर, इस डेट पर क्या छूट गई है, क्या मतलब सर, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, बताओ बेटे बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू होती है। हाँ सर, बताओ अगर मैं आपसे कहूं, बताओ बेटे यहां पर हमें क्वेश्चन है, जब मार्केट वैल्यू दे रखी है इस डेट की, फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 1,20,000 की, हमारी बैलेंस शीट में ईयर एंड पर 95,000 तक का हिसाब किताब जो चल रहा था, जो 25,000 का जो अब यहां पर क्या आ रहा है बताओ, लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, पहले तो ये डिसाइड करो। इसीलिए बता रहा हूं दीक्षा, एक मिनट को, लॉस नहीं है बेटा, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है कि लॉस है सर, बुक्स में तो सर इस डेट पे असेट्स ना 95,000 की थी, और सर मार्केट में 1,20,000 की थी, तो देखा जाए तो हमने रिवैल्यूएशन किया कि यार बुक्स में तो कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ है, हमें तो प्रॉफिट है, हमने ना देखा ये असेट्स तो बहुत ज्यादा की है, तो देखा जाए तो यहां पर हमारा क्या है बेटा, यहां पर हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ था एक, जिसको अभी बुक्स में दिखाया नहीं गया था। घटाना जरा, 1,20,000 माइनस हो गया 95,000। सर ये प्रॉफिट कैसे है, पहले तो इस बात को समझ लो, फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, प्रॉफिट होगा। ओ तो सर आप तो रिवैल्यूएशन की तरह से कर रहे हो जैसे रिवैल्यूएशन में करते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में, क्या सर रिवैल्यूएशन कर दो बुक्स में, हाँ कर दो, तो क्या करते हैं बैलेंस शीट में अपडेट करके वैल्यू दिखाते हैं ना, हाँ तो हम इसको यही तो करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को जब होल्डिंग कंपनी अपने यहाँ पर जोड़ेगी ना तो वो क्या करेगी, बिल्कुल वैसे बेटे रिवैल्यूएशन की तरह इसको जोड़ देगी, और जब सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट अपने यहाँ जोड़ने के लिए आएगी तो कहेगी भैया ये 25,000 का प्रॉफिट जोड़ के लाओ, जोड़ के लाओ, जोड़ के लाओ, ये तो प्री वाला प्रॉफिट है इसलिए प्री में जोड़ दो। ये इसने यहाँ पे जोड़ दिया, ये क्या है जी, रिवैल्यूएशन। कुछ पार्टनरशिप की तरह नहीं हो गया। हाँ सर, जब सर एडमिशन होता है ना, हाँ जब रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, हाँ तो ना सर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बुक्स में ले आते हैं, बुक्स में ले आते हैं, हाँ बुक्स में ले आते हैं। अब हम बुक्स में लाएंगे तो मतलब एक डेबिट साइड में आएगा, एक क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा असेट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट में बढ़ेगा, लेकिन कौन से प्रॉफिट सर, प्री वाले, जोड़ दिया जी, जोड़ दिया जी। सर एक बात और बताओ, जब बैलेंस शीट में हमें दिया होता था रिवैल्यूएशन, क्या क्या मतलब सर, पता है सर पार्टनरशिप में एक गड़बड़, एक डिफरेंट बात थी जिसको आप यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्या सर, वहां पर ना रिवैल्यूएशन पता है कौन सी डेट का दिया होता, बैलेंस शीट डेट की नई वैल्यू दी होती थी, तो हम कहते थे ठीक है जोड़ दो 25। सर एक बात बताओ, ये तो बात होती थी बैलेंस शीट डेट की, लेकिन सर जब यहां पर हमारा बुक्स में 25,000 रुपए हम यहां से लाएंगे तो सर क्या इसके बाद का डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, बात तो सही है। इसका मतलब अगर हम बुक्स में डेट ऑफ एक्विजिशन को वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसके बाद में वो डेप्रिशिएट करके उसको बैलेंस शीट डेट पर तो करेंगे ना, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी यहां पर बन रही है सीबीएस, सीबीएस जो हमारी बन रही है
कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो इस डेट को हो रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन को नहीं। डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन वाली डेट तक का जितना हम फिक्स एसेट्स में बढ़ाएंगे उस पर उतने पार्ट का डेप्रिसिएशन वहां तक की डेट का भी लगाया जाएगा, समझे। पार्टनरशिप का रिवोल्यूशन के जैसा ही है रिवोल्यूशन, लेकिन इसमें उसमें फर्क है, वहां पर डेट देख के पार्टनर की डेथ कराता था क्वेश्चन, वहां पर उसी डेट पर काम होता था, उसी डेट का रिवोल्यूशन दिया होता था। वहां पर डेट जो होती थी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की, उसी डेट पर सारा काम होता है, उसी डेट का रिवोल्यूशन दिया होता था। लेकिन यहां तो बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट डेट से अलग है, कंसोलिडेशन हो रहा है 31 मार्च को और डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर और रिवोल्यूशन 1 अक्टूबर को हो रहा है बेटा। सर बाद में रिवोल्यूशन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। सर पहले हो तो कोई काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग है बैलेंस शीट डेट पर कंसोलिडेशन करने के लिए हमें कहां से लेके चलना है रिवोल्यूशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का रिवोल्यूशन। तो अगर जिस डेट पर हमने पैसा लगाया बुक्स में वैल्यू कम आ रही थी उसको रियल नेट वर्थ पर ला करके वहां से आगे तक का प्रोपोर्शनेटली सही ढंग से कैलकुलेट करके ले जाना है। बैलेंस शीट में नहीं आया था अभी तक 25, भाई 25 जोड़ेंगे तो पता है, बिल्कुल सही कह रहे बच्चे, 25 का डेप्रिसिएशन भी तो घटाएंगे। कहां से घटाएंगे सर, इस डेप्रिसिएशन की भी तो 2 जगह एंट्री होगी। हाँ बताओ क्या होगा सर, ये डेप्रिसिएशन फिक्सेस तो घटाएगा सर, और भी तो कहीं घटेगा। हाँ बताओ क्या सर, ये प्रॉफिट में से भी तो घटेगा। हाँ प्रॉफिट में से घटेगा, लेकिन पता है बेटा ध्यान से घटाना, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन किस में घटेगा, प्री में घटेगा कि पोस्ट में घटेगा। मैं तो रुक गया, फंस गया, बच्चे मुझे निकालेंगे। मैं इसको पोस्ट में घटाऊं कि प्री में घटाऊं, मैं तो भूल रहा हूं। आज तो मैं पढ़ के नहीं आया, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। बच्चे मुझे बता सकते हैं क्या, ये डेप्रिसिएशन प्री में से घटना चाहिए कि पोस्ट में से? ये डेप्रिसिएशन प्री में से घटना चाहिए कि पोस्ट में से? जवाब सही आ गया ना तो समझ लो बेटे होल्डिंग आ गया। ये डेप्रिसिएशन प्री में से घटना चाहिए कि पोस्ट में? असेट्स मेरी पहले यूज हुई या बाद में यूज हुई? ओफो 25,000 तो बाद में यूज हो रहा है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे ने जवाब दिया, बस बेटे बस। देख रहे हो फाइनल कितना आसान होता था, अभी भी अब इससे भी ज्यादा आसान हो गया है। ये चैप्टर फाइनल के होते थे, ये अकाउंट्स वर्ल्ड का सबसे मुश्किल चैप्टर है जिसको तुमने तोड़ के ना ऐसा तोड़ दिया कुछ नहीं बचा इसमें। लो मेरे बच्चों आओ जरा, ये डेप्रिसिएशन तुम लोग घटाओगे पोस्ट में 25,000 पर 10% के रेट से 6 महीने का तुमने घटा दिया डेप्रिसिएशन, कितना आ गया जी 1250। वाह 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 वाह, ये एग्जाम का क्वेश्चन है फाइनल का, आप देखो उसका पार्ट उठा लिया मैंने आपके लिए। पोस्ट में घटेगा क्योंकि 25,000 बड़ा जरूर है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे घटा तो उसके बाद में ही है ना, सच तो उसके बाद में यूज हुई है ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो बाद में आएगा। कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस। सर एक बात बताओ, कोई कसम खाई है रिवोल्यूशन में प्रॉफिट ही आ जाएगा? मैंने कहा क्या मतलब सर, ऐसा भी तो हो सकता था रिवोल्यूशन पे लॉस हो, तो फिर ये लॉस कैसा माना जाएगा? अच्छा तो ये लॉस माना जाएगा कैपिटल नेचर का, यानी तब भी वो प्री में होगा। भाई साहब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दिया और लॉस हुआ तो घटा दिया। सर उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या डेप्रिसिएशन पे पोस्ट वाले में? हाँ पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। अगर हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट करते हैं तो डेप्रिसिएशन बाद में घटाते हैं, और अगर हम रिवैल्यूएशन पे लॉस करेंगे तो डेप्रिसिएशन रिवर्स किया जाएगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, ध्यान रखना। आइए जरा, चलिए जरा इसको फाइनल करते हैं। लो बेटा जी, तो कितना आ गया जी 57,500 प्लस 25,000। वाह 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 वाह, बच्चे ना धमाका मचा गए बेटे। ये एडजस्टमेंट ना जब हम फाइनल में पढ़ते थे हम रोते थे इस एडजस्टमेंट में, तुमने तो पहली बारी में धुएं उड़ा दिए और आंसर भी अपने आप दे दिया। वाह वेरी गुड, ये तो बड़े स्मार्ट बच्चे हैं भाई। तो 42,500 में से घटा दिया हमने 1250, कितना आ गया? आज के टाइम में सच में बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वेरी गुड बेटा। तो जी अब जाके ढंग से समझ में आया कि कहां पर कौन सा प्रॉफिट कितने का है। लो बेटा जी, अब इसी को बांट दो बेटे 2 पार्ट में, एक है कौन बाहर वाला, लो जी, और ये है हमारा होल्डिंग वाला। 20% शेयर्स बाहर वाले लोगों का है बेटा, 80% शेयर्स हमारे वाले का है। सर काश इस क्वेश्चन में ना डिविडेंड भी होता, सर काश इस क्वेश्चन में ना सर बोनस भी होता, सब मजा आता। ठीक है बेटे कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं। करना जरा 82,500 का 20% कितना हुआ जी
16,500, वाह 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 वाह। 66,000। 41,250 का 20%, 8,250 माइनस माइनस, ओहो हो माइनस कितना आ गया, 33,000। करना बेटे 8,250 प्लस 16,500, ये हो गया जी 24,750 हो गया बेटे, जो कि भेजा जाएगा कहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में तो ये जाएगा सर। अच्छा, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल में। भेजो ना भेजो ना भेजो ना, आओ जी भेजो। इधर आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहाँ पे पहुंच गया जी, क्या पहुंच गया जी, 24,000, क्या पहुंचा जी, 24,750। शेयर कैपिटल नहीं हमने प्रोपोर्शनेट की भाई, शेयर कैपिटल 5 लाख की है, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। भाई 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। बेटे 5 लाख का 80% कितना होता है जी, 4 लाख। अब प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट कितने का है जी, 66,000 का। लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो, 4,66,000। बेटा कितने का आया गुडविल कैपिटल सर, तो गुडविल आ रहा सर, लो ना करो ना, 11,000 की गुडविल आ रही है। 1,24,750 की क्या आ रही है बेटा, माइनॉरिटी आ रही है। सर हमें 1,20,000 पर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया, और फिर करंट डेप्रिसिएशन से माइनस करते। आता हूं मैं आपके भी तरीके पे आता हूं। पहले बताओ, ये हो गया एक लेंदी अप्रोच है, आइए उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बताइए क्या सर, अगर हम ऐसा करें, कैसा करें, दूसरा तरीका यूज करें, बताओ कैसे। सर इसमें ना आप ऐसा कर लो, इससे ना सर थोड़ा सा हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सुनना, इसको फॉलो मत करना एग्जाम में, मैं आपके सिर्फ आपके आपके अपनी संतुष्टि के लिए इसमें इस चीज को करके दिखा रहा हूं, लेकिन इससे इसको फॉलो मत करना एग्जाम में। अब क्योंकि एक बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्चे ने पूछा है, तो मैं बताऊंगा जरूर, मैं क्वेरी का आंसर जरूर दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में अगर हम ऐसा करते हैं, एक है बेटा क्या, क्या है बोलो, प्री। अगर एक है बेटा प्री, एक है पोस्ट, ये रहा जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ईयर एंड पर है 1 लाख का, और इधर है कितना, 15,000 का, ये है कितना, 85,000 का। प्लीज इसको फॉलो मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्लियरिटी के लिए बस, बाकी बच्चे भी क्लियर हो कि जरूरी है चीजें क्लियर होना। आइए जी, हमने एड बैक कर दिया बेटा, देखो बोनस डिविडेंड और एबनॉर्मल लॉस है तो है नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाऊं, तो हमने ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन कहां से घटा हुआ है, साल भर का, यहां से घटा हुआ है क्या, नो सर। यहां से घटा हुआ है, यस सर। इसका इफेक्ट कहां पे आया हुआ है, इसका इफेक्ट सर यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ से घटा हुआ है, साल भर का कितना, 10,000 का डेप्रिसिएशन हमारा साल भर का घटा हुआ है जी, सीधी सी बात है। चलिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे ध्यान से, अगर मैं ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं, चलिए तो कितना होगा, ये सर हमारा 15,000 आ जाएगा, ये सर हमारा 95,000 आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर आप करोगे, ये तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, फिर आप करोगे प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। प्लीज इसको फॉलो मत करना, बस ये समझाने के लिए। 95,000 का आप आधा करोगे, 95,000 का 6/12 आप कर लो जी, 95,000 डिवाइड बाई 2 आ गया कितना, 47,500 को आपने यहाँ पे भेजा बेटा, यहाँ से घटाया, इधर भेज दिया जी 47,500 को। ठीक है सर, कितना प्रॉफिट और लॉस आ गया, सर यहाँ पर आ गया 7 और 5 12, एक और एक 2 और 4 6। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया सर, 47,500 आ गया। फिर आपने क्या किया, आपने कहा मैं डेप्रिसिएशन घटाऊंगा अब साल भर का, अब जो प्री वाला है वो प्री में से घटाऊंगा, जो पोस्ट वाला है मैं वो पोस्ट में से घटाऊंगा। बेटे प्री के टाइम पर ध्यान से, पहले आप रिवैल्यूएशन ऐड कर लो, आपने रिवैल्यूएशन ऐड कर दिया,
ठीक है, आपने कहा 25,000 में जोड़ूंगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आप डेप्रिसिएशन घटाओगे बेटे, एक तो घटाओगे ओल्ड पे और एक घटाओगे रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे। रिवैल्यूएशन वाले पार्ट का तो डेप्रिसिएशन बेटे यहाँ पे घटेगा, बाकी का 5,000 बेटे आप फिर क्या करोगे, यहीं से तो घटाओगे, ऐसे तो घटाओगे। जो एडिशनल पार्ट का रिवोल्यूशन है वही तो आप पोस्ट में घटाओगे। जरा करना फटाफट से, 62,500 प्लस 25,000 माइनस 5,000 कितना आया बेटा, 82,500। इधर 47,500 माइनस 5,000 माइनस 1,250 कितना है बेटा, 41,250। बाबू फिर भी हम वहीं पे पहुंचेंगे, बस एक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि हमने पहले सारा डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और फिर हमने उसको दोबारा से लेस कर दिया। तो इससे बेटर क्या है कि हम ओल्ड वाले को ना तो ऐड करें ना लेस करें। आप देखोगे अगर इस 85,000 में ऐड करने का मतलब है ये जो हमारा 10,000 है इसी को हमने, ये पहले से ही वहां से घटा हुआ है, आपने क्या किया, इस 10,000 को ऐड करके आधा प्रॉफिट ही तो पीछे भेजा, तो 5,000 पीछे जाके जुड़ गया, फिर आपने फिर घटा दिया, बात वही पड़ेगी। इससे बढ़िया क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 पे ध्यान दें, क्योंकि बुक्स में डेप्रिसिएशन तो तब भी टाइम बेस पे चलेगा। मुझे पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई है? जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा है मैं नाम नहीं लूंगा, सारे बच्चे बताएंगे, लेकिन ये अच्छा है कि आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखती है। कई बार बच्चा ना थोड़ा सा पूछते हुए हेजिटेट होता है, बिल्कुल मत हेजिटेट होना, अच्छा हुआ पूछ लिया यहाँ पे, बाद में अगर खुद ट्राई करते हो और हो जाता है तो आप कहते हैं मैं तो ऐसे करूंगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तो मैं मानूं कि बच्चों ने टीप लिया है, जल्दी बोलो ना, बोलो बोलो ना, फिर हम आगे चले ना, है जी। सर एक और एग्जांपल कराओ जल्दी से, ये तो गंदी बात हो गई सर, आपने ना एक ही एग्जांपल कराया अभी। चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं, तो फिर लिखो बेटे फटाफट से एग्जांपल नंबर 2 ऑफ रिवैल्यूएशन। एग्जांपल नंबर 2 ऑफ रिवैल्यूएशन, आइए जरा फटाफट से करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, क्लियर जी क्लियर, यस सर ये मैंने भी किया था, ओके बेटा, लेकिन ऐसा करना मत, अब तुम समझ चुके होंगे। वैसे आप करोगे बेटा, टाइम लगेगा बस, है ना, और हो सकता है कहीं फंस जाओ, कभी कभी ना दूसरी फिगर ने नहीं अपनी इस फिगर को जो क्लियर है उसी को उलझा दो, तो क्या फायदा, शॉर्टकट लगाओ ना थोड़ा सा। वैसे ही मैं बड़ा लेंदी शॉर्टकट लेंदी लेके चलता हूँ आपके सामने, है ना। आइए जरा, तो ये है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें जो डाटा दे रखा है मैं फटाफट से आपके लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ बेटा। ये बैलेंस शीट है, और बेटा जी बैलेंस शीट की डेट है 1/4/2021, 31 मार्च 2022। बेटा जी बाबूजी जल्दी से देखो, हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पर भी हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है, ध्यान रखना ये किसकी है, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट। इसमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है बेटे 5 लाख रुपए की। यहाँ पर बेटे प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है हमें 15,000 रुपए का, वही फिगर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस है जी। यहाँ पर बेटे 5 लाख की कैपिटल है और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हमारा 1 लाख का है। चलिए सर आप बताओ क्या नया कराने वाले हो सर, आप करो पहले लिखो। यहाँ पर बेटे डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन है ये है बेटा 1 अक्टूबर। इसका मतलब 6 मंथ प्री के हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 6 मंथ हमारे पोस्ट के हैं। ठीक है जी, ये वाला क्या होगा बेटा प्री, टिल दिस प्री, और ये क्या होगा बेटा इधर हमारा पोस्ट। 6 मंथ का प्रॉफिट हमारा पोस्ट का रहा होगा। अब फिर से आपको पता है क्वेश्चन में कोई खास बात तो है ना जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इस डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमें फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है, फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने, और वो दे रखी है जी 87,000। आपको बस एक चीज बता रखी है, डेप्रीशिएशन का जो रेट था वाज, वो ले लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%। आपसे क्वेश्चन कहता है बना के दिखाओ जी, बना के दिखाओ जी सारे वर्किंग नोट, कैलकुलेट
कैलकुलेट। बेटा जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको बैकअप में देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, आपका तो काम यहीं पे खत्म। आपके सिलेबस में तो एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन तो आने नहीं है ना। हाँ, सीए इंटर वाले बच्चों के लिए इससे आगे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, और मैं रिकमेंड करूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जो इसको बैकअप में देख रहे होंगे, प्लीज आप भी कर लो। कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी ऐसे ही होते हैं, कंपनी को पूरा संभाले रखते हैं, तो इससे आगे भी प्रैक्टिस कर लेना। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को बोलूंगा, आज के लेक्चर वाले के बाद में लेक्चर जो होंगे वो भी आप देखिएगा, जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे। आइए कैलकुलेट कीजिए, क्या क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नंबर एक बात, नंबर एक बात, नंबर एक बात, नंबर एक बात, नंबर दो, और क्या सर, और कीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके जी ओके सर, आप पहले हमें मौका दो ना। दीक्षा भी बोल रही है, प्रथम भी बोल रही है, शुभम भी बोल रहा है, और बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, जो बैकअप में देख रहे होंगे वो भी बोल रहे होंगे, तो मैं रुक गया। पहले आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा, मैं रुक गया। चलो फटाफट से नोट करो जल्दी तुम लोग। सर तब तक आप क्या करोगे, तब तक बेटा मैं गाना सुनता हूँ। आप करो फटाफट और मुझे करके बताओ जल्दी से, सर हमने कर लिया। चलो बेटे आप लोग करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी देते तो बात तो सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, और शेयर्स भी बता दो, वेरी वेरी गुड। बहुत देर में बोले डेट ऑफ एक्विजिशन को हमने भाई 80% शेयर्स खरीदे, और कॉस्ट इसकी बेटा सेम रखते हैं, 4,77,000 रुपये सेम है बेटा। और कोई चीज तो नहीं रह गई, ठीक है। चलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप तब तक करके दिखाइए, तब तक मैं जरा म्यूजिक का आनंद लेता हूँ, आप भी एंजॉय करते रहना। Overpaying for your new home on 99acres.com. Find the right price. Now negotiate with confidence. Nice property decision. बुक वैल्यू, बात तो सही कह रहे हो भाई। लो बेटा, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बच्चों को एंटरटेन करते रहते हैं। आइए जरा, फिक्स एसेट्स की हमारी बुक वैल्यू बेटा सेम है बाबू, सेम वही है बेटा क्वेश्चन एक्चुअली, बस पर यहाँ पे लॉस है। और कोई चीज रह तो नहीं गई इसमें, और तो कुछ रह नहीं रहा। बजाओ म्यूजिक बजाओ तुम्हारे लिए, जब तक तुम करो इसे हैं, चलो करो तुम लोग। चलिए हो गया। जितेंद्र कह रहा है सर ये तो मेरा अलार्म है। आइए फिर, अब अलार्म लग चुका है, बच्चों ने कर लिया होगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द मीन था, तो मैं भी जरा शुरू हो जाता हूँ, ऐसे ही करा करेंगे। अब बीच बीच में तुम्हारे म्यूजिक चला दिया करेंगे। लो जी, तो सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है हमारा 80%, और दूसरा है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 जो है कितना, 20%। हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स जो है 4,77,000 रुपए के, 4,77,000। आइए जी, इसमें से लेस करेंगे जी, क्या लेस करेंगे जी, नेट असेट्स एक्वायर्ड। ओके जी, जिसके अंदर होंगी दो बातें, जिनमें से एक मैं कराऊंगा, दूसरी आप मुझे कराओगे। शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन वाला रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब प्रॉफिट्स लिख देता हूं मैं। लो जी लो, 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 लो जी लो। अब यहाँ पे प्री एक्विजिशन तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो वो आएगा प्रॉफिट्स। वर्किंग नोट नंबर 3, आइए बेटा जी, वर्किंग नोट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। प्री, पोस्ट और क्लोजिंग। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जिसके दो पार्ट, एक भैया प्री, दूसरा है पोस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखी है, हाँ जी बेटा, शेयर कैपिटल के 2 हिस्से करो, शेयर कैपिटल के 2 हिस्से करो बाबू। 5 लाख का 80%, कितना हो गया जी, 4 लाख। 5 लाख का 20%, कितना हो गया बेटा, 1 लाख। प्रॉफिट्स को अब निकालेंगे जी, प्रॉफिट्स को अब निकालेंगे जी, ये 1 लाख और वो 4 लाख। आइए जी, क्वेश्चन में हमें दे रखा है जी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, क्लोजिंग में है कितना, 1 लाख का, और प्री, प्री कहां तक होगा, टिल टिल 1 अक्टूबर, जिसमें ओपनिंग वाला जो बैलेंस है वो तो भाई साहब प्री है ही है। इसका मतलब ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि 85,000 हमारा पोस्ट है। बेटा कोई एडजस्टमेंट होनी है क्या इसमें, डिविडेंड वगैरह, बोनस वगैरह, एब्नॉर्मल लॉस वगैरह, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। तो भाई सीधा सीधा कर दो, क्या कर दो, टाइम एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन नहीं करना क्या था, वो सबसे लास्ट में, रिवैल्यूएशन और अनरियलाइज प्रॉफिट सबसे लास्ट में, रिवैल्यूएशन और अनरियलाइज प्रॉफिट सबसे लास्ट में। ओ तो सर अब तो फिर तो हमारे यहाँ पे सर टाइम और एडजस्टमेंट होगी बस। करो बेटा, टाइम एडजस्टमेंट का मतलब है प्रॉफिट को सही जगह पे भेजना। 85,000, तुम पूरे 85,000 नहीं हो, है ना, वो वाला काम सुना है ना, पुरुष तुम पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। बस बेटे बस, वो 85,000 तुम 50,000 नहीं हो, तुम 42,500 हो। तो बेटे यहाँ से हमने हटा दिया 42,500 और उसको सही जगह भेज दिया। क्या कह रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है, नहीं नहीं नहीं, आओ जरा, आओ बेटे, 42,500 बाबू जरा ऐड करो जल्दी से। क्या कह रहे हो, हमने ऐड कर लिया और हमने पहले कैलकुलेशन कर ली है। लो बेटा जी, तुमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, देख लेना। यहाँ पर बेटा जी एक गड़बड़ और भी हो रही है। क्या, हमने यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट हमें शुभम ने डन, वेरी गुड, दीक्षा ने भी आंसर भेजा, अभी देखता हूँ बेटा। आइए जरा, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ना सर, हाँ आओ सर करते हैं सर। बेटा 10% के हिसाब से आपने रिवर्स कैलकुलेशन की, मैं कह सकता हूँ बुक वैल्यू तो हमारी सेम है, कितना, 95,000। वाह 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 वाह, 95,000 बुक्स में है, लेकिन सच्ची मुच्ची में उसकी वैल्यू कितनी है सर, सच्ची मुच्ची में तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 87,000 दे रखी है सर क्वेश्चन में। इसका मतलब पता है बेटा, 87 माइनस 95 यानी कि बेटे 8,000, 8,000 का नुकसान। ओ नो, ओ नो,
ओ नो 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 नो, 8,000 का तो हमारा कैपिटल वाला प्रॉफिट लॉस, क्या है ये, लॉस है। अच्छा बुक्स में तो लेकिन हमने बढ़ा के दिखा रखी थी 95,000, इसका मतलब बुक्स में बढ़ी थी, उन्होंने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा रखा है इस 8,000 पे। अब हमारा सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे, सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए जरा बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारा आ गया है जी रिवैल्यूएशन वाला लॉस, जिसको हम प्री में एडजस्ट करेंगे, यहाँ से घटा देंगे 8,000। इसका मतलब जो हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन सेविंग आएगा, सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन बोलेंगे, सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन। एक था एडिशनल डेप्रिसिएशन जहां पर एडिशन हो रहा था, अब यहां पर क्या सेविंग होगा, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि इस 8,000 पर 10% के हिसाब से नेक्स्ट वाले 6 महीने में कितने रुपए का डेप्रिसिएशन फालतू लग रखा है जो रिवर्स करना पड़ेगा, वो घटा रखा होगा ना, तो उसको ऐड बैक कर देंगे 400 रुपए के डेप्रिसिएशन को, और वो घटा तो पोस्ट में ही होगा ना। हाँ जरा बताना कितना हो गया, 57,500 माइनस 8,000, ये आ गया बेटे हमारा प्री वाला प्रॉफिट और लॉस 49,500। और इधर मैं बात करूं तो 42,500 में से घटा दो बेटे, 42,500 में से 400 गए तो 42,100 बच गया। ठीक है जी ठीक है, हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट आया था ना, क्या मतलब हमारा जो लास्ट में सब कुछ हो करके, हाँ वही आया। अब ये बेटे इसको दोनों में बांट दो, कितना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कितना है होल्डिंग वाला। भाई ये है 20%, ये 80%, 49,500 का 20%, 99,100, और ये आ गया कितना 39,600। इधर बताओ जी 42,100 का 20%, ये आ गया हमारा क्या आ गया जी 42,100 का 20%, 8,420, तो माइनस करो 33,680। बेटे कहीं दिक्कत हो मुझे बता देना, अगर गाड़ी तेज चल रही हो तो भी बताना। 18,320 रुपये कहाँ जाएगा बेटे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ये कहाँ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और ये जाएगा कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस में। क्या कह रहे हो, मजा नहीं आया? अच्छा मजा नहीं आया, चलो मजे दिलाएंगे अब आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भेजो 39,600 को, 39,600 हमने यहाँ पे भेज दिया। 4,77,000 माइनस 39,600 माइनस 4,00,000, ये कितना आ गया जी 37,400 की हमारी आ गई यहाँ पर गुडविल। किस किसने आंसर दिया, अच्छा 400 ऐड होगा, हमने गलत कर दिया क्या, लेस कर दिया क्या? ओ ये गंदी बात हो गई भाई, और ये तो ऐड करना था भाई, बच्चे बोल भी रहे थे भाई, ये तो गंदी बात हो गई आपसे, गंदी 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 बात। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। 4 और 5 9, 42,900, लो बेटा 42,900 का 20%, 8,580, और ये कितना है 34,320। सर तो फिर माइनॉरिटी भी चेंज करो, टोटल भी तो चेंज हो गया ना। हाँ बेटा सर माइनॉरिटी का टोटल पता है कितना आएगा, कितना 8,580 प्लस 9,900, 18,480 आएगा सर। आइए जी, तो 18,480 को हमने क्या करना है, यहाँ पर 18,480 को यहाँ पे कर दिया, 1,18,480 हमारी माइनॉरिटी आ गई है। ओहो आ गई है। चले जी यहाँ तक डन, डनाडन डन, डनाडन डन। आइए जरा जरा एक नई एडजस्टमेंट करें। आपने धुएं उठा दिए इसके, तो रिवॉल्यूशन वाले तो बड़े अच्छे से आंसर दिया, पता नहीं बस कैसे तुम लोग ऑनलाइन में भी इतने अच्छे से इस बात को समझ गए। अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। 37,400 गुडविल और 1,00,000, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बेटा। दीक्षा, प्रथम, शुभम सही, बिल्कुल सही, सब बच्चों का आंसर सही। चलिए जी कहाँ चले सर,
बेटा उस लिस्ट पे चलो जल्दी से, वो जो लिस्ट हमने बना रखी थी ना एडजस्टमेंट्स की। हाँ सर, जरा जल्दी से एक निशान लगा लो। अब पहले इसको पढ़ लें एक बार। हाँ एक बार पढ़ लेते हैं सर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सर, अंदर से सर खुशी मिलेगी सर। हाउ टू कैलकुलेट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैं इसमें क्या लिखूं बताऊं, मैं यहां पर मैं दो चीज करता हूं बेटे, इसके आगे लाइन लिख लेना, दो लाइनें लिख लेना। नंबर 1 एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या कहा मैंने, एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा कब आएगा, जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट, या इसको ऐसे कैपिटल प्रॉफिट ना बोल के हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ, हाँ, इज इक्वल टू क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू डेप्रिसिएशन की रेट इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिवाइडेड बाई 12 मंथ, जो भी रेट है हमारा। सर सेविंग भी तो हो सकती है। हाँ बेटे कब हो सकती है बताओ सर, जब लॉस होगा, अभी तो हमने किया है उसको। ओ ये तो आता है बच्चों को। हाँ सर, इज इक्वल टू अगर हुआ हमारा रिवैल्यूएशन का पर लॉस, तो रिवैल्यूएशन वाले लॉस पर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही चीज, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। सर जल्दी से आप हमें वाली दोनों एडजस्टमेंट भी कवर करा दो, ताकि ना हम फिर पूरा क्वेश्चन उठाने लायक बन जाए। आइए बस एक बार जरा उस इंडेक्स को देख लो, जो तुम्हारी इंडेक्स है उस पर टिक लगा दो कि अब हम ये भी करने लग रहे हैं। कहाँ गया जी, कहाँ गया एडजस्टमेंट का इंडेक्स, कहाँ गया, अरे ओ इंडेक्स, अरे आजा रे, कहाँ गई भाई इंडेक्स, चेक करें जरा, एक मिनट अभी चेक करता हूँ। फिर ना हम टिक लगाते चलेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, उसमें क्या होता है कि कंफर्मेशन रहता है कि भाई ये काम हम निपटा चुके हैं, इनसे ज्यादा काम हमें नहीं करने हैं। तो लो बेटा तुम्हारे सामने ये चीजें, अब हम इस पर निशान लगा लेंगे। किस पर, ये वाली जो इंडेक्स है, एलिमिनेशन ऑफ अनरिलायबल प्रॉफिट और कॉन्ट्रा आइटम्स, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां तक के क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक बार मैं ये दोनों पार्ट और कवर करा दूं, थर्ड और फोर्थ, जिन पे मैंने अभी अभी कलर किया, ये वाला और ये वाला, ये भी मैं अब कवर कराने जा रहा हूं आज की क्लास में। तो जैसे ये कवर हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन हमारे साथ एक साथ उठेंगे। और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को यहां तक तो करना ही करना है, इसके बाद भी कर लेना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं उन बच्चों के जो बैकअप में देख रहे होंगे, बेटा बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं बाबू। ठीक है, चलिए आइए बेटा, रिजल्ट तभी आएगा जब अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो एलिमिनेशन ऑफ अनरिलायबल प्रॉफिट और कॉन्ट्रा आइटम्स, लो बाबू शुरू हो जाओ, हेडिंग डालो, फटाफट से हेडिंग डालो बेटा, और यहां पर लिखो कॉन्ट्रा आइटम्स। पहले तो इसको कर लो, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लें इसका, एग्जांपल। हाँ सर कराओ सर, एक ही एग्जांपल रखेंगे इसका। तो मैं इसको जब अनरिलायबल प्रॉफिट कराऊंगा ना, उसमें दोबारा से फिर से कवर कराऊंगा, डोंट वरी। ये होल्डिंग की बैलेंस शीट दे रखी है, ये सब्सिडरी की बैलेंस शीट दे रखी है। ये बैलेंस शीट किसकी है बेटा, एच लिमिटेड की, और ये बैलेंस शीट किसकी है बेटा, एस लिमिटेड की। और ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की, 31 मार्च 2022 की। बेटा होल्डिंग के यहाँ पर सब्सिडी कंपनी का नाम एक डेटर के रूप में लिखा हुआ है, डेटर, और सब्सिडी के यहाँ पर होल्डिंग का नाम एक क्रेडिटर के रूप में लिखा हुआ है, क्रेडिटर। इसने कहा हमने तुम्हें माल बेचा था उधार जिसके पैसे नहीं आए, वो है 1 लाख रुपए के डेटर, तुम हमारे हो। इसने कहा हाँ जी आप हमारे लिए भी क्रेडिटर हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो भी हमें दे रखी है। सेम डेट ले लेते हैं जो हमने पिछला एग्जांपल लिया, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021। ठीक है जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ सर? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सर एक बात बताओ सर, जब हमारी कंसोलिडेशन हो रही है, कब? आंसर, कंसोलिडेशन कब हो रही है बेटा? ये कंसोलिडेशन हमारी होगी तो वर्टिकल फॉर्मेट में, लेकिन मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो। जो डेटर्स हैं वो टोटल काफी सारे डेटर्स थे, इनके यहाँ पर डेटर्स थे, मान लिया टोटल जो एस लिमिटेड है वो है 1 लाख, और अदर डेटर भी लिख दूं क्या? लो जी, अदर डेटर भी लिख देते हैं। अदर डेटर्स भी थे, वो थे 6 लाख रुपए के। ठीक है, इनके क्रेडिटर्स में एक तो एच लिमिटेड थी और बेटे अदर क्रेडिटर्स भी थे, अदर क्रेडिटर्स भी थे, वो थे बेटे 3 लाख रुपए के। अब यहाँ पर जब कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो वो वर्टिकल ही, लेकिन मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको यहाँ पे बना रहा हूँ CBS, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को। मैं रुक गया, हो सकता है कोई बच्चा क्वेश्चन नोट कर रहा, छूट ना जाए। तो जी दोनों के यहाँ पर डेटर और क्रेडिटर में अदर लोग भी शामिल थे और एक दूसरे का नाम भी लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जब कंसोलिडेशन होगा तो यहाँ पर डेटर्स को, दोनों के डेटर्स को जोड़ करके दिखाया जाएगा और दोनों के क्रेडिटर्स को जोड़ करके दिखाया जाएगा ओवरऑल। ठीक है जी सर, 80% का ना कंसोलिडेशन हमेशा फुल होता है, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो टोटल डेटर्स हैं दोनों के, किसके? एच लिमिटेड के टोटल और एस लिमिटेड के टोटल। मैं लिखता हूं एच लिमिटेड के टोटल डेटर कितने के हैं? 7 लाख के। आइए मैं थोड़ा सा यहां पर एक चीज और भी लिख लेता हूं। मान लिया एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में डेटर्स भी दिए हुए थे और ये थे 5 लाख रुपए के। जब कंसोलिडेशन होगा तो वो तो दोनों डेटर्स का होगा, ओवरऑल डेटर्स किसके? होल्डिंग के भी और सब्सिडी के भी। ठीक है, तो इसका मतलब सब्सिडी के डेटर्स भी यहां पर जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? 5 लाख। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितने के डेटर्स हो गए जी? 12 लाख के। ऐसे ही मैं अब यहां पर क्रेडिटर्स की बात करता हूं। होल्डिंग के क्रेडिटर्स भी मान लिया दे रखे थे, क्रेडिटर्स वो हैं 2,50,000 रुपए के। यहां पर बेटे होल्डिंग के अपने तो क्रेडिटर्स रहेंगे, साथ में सब्सिडरी कंपनी से भी क्रेडिटर्स आ गए जिनका अमाउंट कितने का है बेटा? टोटल 3 और 1 4 लाख रुपए का है। तो टोटल क्रेडिटर्स कितने हो गए? ओवरऑल घर के हिसाब से देखें तो भाई 5.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हो गए, कंसोलिडेशन करने पे पता चला। फिर ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें से कुछ तो हमारे आपस के ही हैं, देखो हमारे एक दूसरे के नाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा हाँ, कि हमने एक दूसरे को भी तो डेटर क्रेडिटर्स बना रखा है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। उनको यहां से हटा दिया जाएगा क्योंकि ओवरऑल घर के हिसाब से तो जब हम कंसोलिडेशन यानी जोड़ करके देखेंगे तो एक दूसरे का नाम थोड़ा ना डेटर क्रेडिटर में लिखा जाएगा, यानी कि जो भी कॉमन डेटर क्रेडिटर होंगे वो यहां से हट जाएंगे। सर कॉमन का मतलब खाली एक दूसरे का नाम ही होता है या किसी पार्टिकुलर आदमी की भी बात कर सकते हैं? बेटे पार्टिकुलर आदमी की भी बात कर सकते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल मैं कॉन्ट्रा में एक दूसरे का नाम ले रहा हूं। जैसे होल्डिंग ने कहा था कि हमारे यहाँ पर डेटर के रूप में एस लिमिटेड है 1 लाख की, तो बेटा दोनों के यहाँ पर डेटर क्रेडिटर में 1 लाख रुपए कॉमन है, दोनों एक दूसरे को ही अपना डेटर क्रेडिटर बना करके चल रहे थे। तो ये तो यानी कि ओवरऑल घर के हिसाब से देखा जाए तो ये इतने के नहीं होंगे, यानी कि आउटसाइडर्स के बैलेंस शीट में आ जाएंगे। आउटसाइडर्स के डेटर क्रेडिटर वाली अमाउंट बैलेंस शीट में आ जाएगी। और अगर आउटसाइडर भी कॉमन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ने अजराठी से माल खरीद और बेच रखा था, अगर अजराठी का नाम दोनों जगह पे हुआ डेटर और क्रेडिटर में, तो वो भी यहां से कट जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल। मान लिया, सोच के देखो जरा, आप अपने घर का एग्जांपल लो। आपके पिताजी आपकी होल्डिंग है और आप उनकी सब्सिडी। बिल्कुल सर क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो अपने पिताजी की सुनता नहीं हूं, ऐसा हो नहीं सकता। सब मानते हैं पिताजी ने आपको जो कहा आप वो मानोगे, बिल्कुल सही बात है। तो पिताजी आपके एक तरह से होल्डिंग है। मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पापा ने मुझे उधार दे रखे हैं
5 लाख रुपए और मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, तो आप अपनी बैलेंस शीट में मुझे क्रेडिटर की तरह दिखाएंगे और आपके पिताजी या जो भी घर में बड़े हैं जिन्होंने मुझे उधार दे रखा है 5 लाख रुपए, वो मुझे अपने यहां पर डेटर में दिखा रहे होंगे। तो आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल बेटा वही है, उसके जैसा नहीं, वही है बेटा। तो आप क्या करोगे? आप अपने घर का अगर पूरा हिसाब किताब लगाने चलो तो आपको दोनों बैलेंस शीट में, पिताजी की बैलेंस शीट में और आपकी बैलेंस शीट में ना मेरा नाम दिखाई देगा। आप कहोगे पापा ये तो हमारे सर हैं, आप इन्हें कैसे जानते हैं? कि बेटे इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अच्छा पापा इन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। अरे अच्छा, तो देखा जाए तो पूरे घर के हिसाब से सिर्फ 3 लाख का ही तो अजराटी डेटर में आना चाहिए। तो आप अपना आपस में जब कंसोलिडेशन करेंगे, अपने पिताजी के साथ में अपनी बैलेंस शीट मर्ज करके पूरे घर की बैलेंस शीट देखना चाहेंगे, तो आप क्या करोगे? डेटर और क्रेडिटर दोनों जगह से मेरा नाम हटा दोगे। यही बेटे यहाँ पर है। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बनाए हुए वो तो है ही है, साथ साथ में अगर कॉमन डेटर भी है दोनों जगह या कॉमन क्रेडिटर है दोनों जगह, मतलब डेटर और क्रेडिटर में दोनों कॉमन आदमी का नाम है, तो वो भी यहां से हटाया जाएगा। ये बात हमारे स्टडी मेट में कहीं पे क्वेश्चन में कवर नहीं की गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ये है। इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर कॉमन है, कॉमन व्यक्ति है जिससे कि हमारे डेट वो जो दोनों जगह पर आ रहा है, मान लिया इसका नाम है अजय और अजय से ही लेने हैं और अजय को ही देने हैं, तो जितने रुपए का नेट आपस में एडजस्टमेंट हो सकता है वो भी यहां से हटाया जाएगा। अच्छा, आपने मुझसे कहा सर क्रेडिटर्स 6,50,000 रुपए हैं, 3 और 2 5। नहीं बेटे, 5,50,000 में से 1 लाख हट गया तो 4.5 लाख रह गया ना। अच्छा, कहीं मैंने कोई टोटल में गड़बड़ तो नहीं कर दी? 3 और 1 4, ठीक है, और 2, हाँ सही कह रहे हो। ये कितना हो गया? यानी कि सब्सिडी के यहाँ से कितना आया था? 4 लाख आया था, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 6,50,000। तो 6,50,000 में से 1,50,000 चला गया तो कितना बच गया? 5,50,000। यस बेटा यू आर राइट, टोटलिंग मिस्टेक थी, वो लिखने वाली मिस्टेक थी। आइए जरा, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो आइए जरा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है। मोतियों की माला बस तैयार हो गई, एक लास्ट मोती और डालना है और फिर हमारे बड़े आराम से काम शुरू हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हेडिंग डालो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जिसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने कई जगह पर। मैं दोनों बच्चों की बात बताऊंगा, एक तो जो फाउंडेशन पढ़े होंगे, कहीं किसी ने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा स्टॉक रिजर्व। ठीक है, और ये सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट में भी पढ़ा गया है। कहां पर? ब्रांच वाले चैप्टर में और डिपार्टमेंट वाले में। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जी, बस समझ लो वही बात अब यहां पर कवर होने वाली है, वही बात हमारी यहां पर कवर होगी। तो मैं शुरू कर रहा हूं जी। आइए जरा बेटे, इसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, सुनना ध्यान से। 2 तरह की ट्रांजैक्शंस में ये देखा जाता है, हेडिंग डाल देना। एक का नाम है डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, दूसरा है अपवार्ड या अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब है सर? सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं स्टॉक रिजर्व वर्ड को क्लियर करना चाहता हूं। आज ना मेरा मन नहीं है कि मैं कंप्लीट क्वेश्चन उठवाऊं, क्योंकि ना फिर ना एक अंदर से जो आवाज आती है ना कि भाई जल्दी जल्दी में बच्चों को कोर्स निपटा दिया, वो अंदर वाली फीलिंग नहीं आएगी फिर टीचर वाली। तो मैं ध्यान रखना, मैं इसका एग्जांपल करा के मैं क्लास ओवर करूंगा, चाहे हमारी क्लास 1.25 घंटे की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, काम तरीके से करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्या भाई? जो जेब में प्रॉफिट नहीं आया हो। क्या मतलब सर? मैं बताता हूं।
जैसे क्या होता है कि होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, सुनना ध्यान से, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया बेटे, सब्सिडी कंपनी को माल बेचा। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, इसको लिखो, हम लोग कर रहे हैं इसका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हमारा यही है, लो जी इसका नाम दो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है जी। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया था, इसने इसकी कॉस्ट थी कितने की, लो 180 रुपए की थी मान लिया, और सेल्स प्राइस कितने का बेटा, 200 रुपए का। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को माल बेचा। चलो डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं, जहां पर होल्डिंग सब्सिडी को बेच रही होती है। बताओ बेटे इसने क्या एंट्री की होगी, सर इसने जन एंट्री की होगी अपने यहाँ पर एस लिमिटेड डेटर के रूप में लिखा होगा, उधार माल बेचा टू सेल्स। प्लीज मेरे साथ साथ नोट करते चलना, इसमें मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा आपको। इसी बात की एंट्री सब्सिडी ने अपने यहाँ पे क्या की होगी, सर उसने अपने यहाँ पर जन एंट्री की होगी, उसने माल उधार खरीदा, हाँ जी, तो उसने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर के रूप में नाम लिखा होगा एच लिमिटेड क्रेडिटर, 200 रुपए का। भाई उसने सेल दिखाई, इसने परचेज दिखाई, कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस। इसकी कॉस्ट बन गई कितने की, सर इसकी तो कॉस्ट बन गई ना सर 200, हाँ इसकी तो कॉस्ट बन गए भाई 200, इसने माल खरीदा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, ये इसने जो माल बेचा था, ये जो इसने माल बेचा था, उधार माल बेचा था, इसकी मैं एक डेट भी डाल देता हूं, ये है बेटा मार्च 30 को, मार्च 30 को 2020 में मार्च 30 को बेचा था। 2020 नहीं 22 करो, हमारे एग्जाम में तो वही आएगा ना, हम उसी को बात करते हैं, वही वाले ईयर की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। मार्च 30 आज ही है आज ही है जी, मार्च 30 नहीं, आज नहीं, आज तो 29 है, कल होगी मार्च 30, हमारे एग्जाम के हिसाब से ये ले रहे हैं। तो जी मार्च 30 को इसने माल बेचा, और कॉन्सोलिडेशन जो हो रहा है, कॉन्सोलिडेशन जो हो रहा है वो मार्च 31 को होगा। चलिए अभी बताइए, यहां तक की स्टेज के हिसाब से अगर मैं देखूं कि जो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनी होगी, 31 मार्च को दोनों का ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनी होगी। हाँ सर, सर आप इसको वर्टिकल मत बनाना, ऐसे बनाना जैसे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का हम लोग बाकी में देखते हैं, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। आइए इधर, ये बेटा ट्रेडिंग पीएनएल और ये एक बैलेंस शीट, छोटे छोटे से तो काम देखना है, लिखना है एक बार जल्दी से। ये होल्डिंग कंपनी ने अपने यहां पर बनाया होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बेटा सब्सिडी कंपनी ने अपने यहाँ पे बनाया होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या, होल्डिंग ने यहां पर अपने यहाँ पर दिखाई होगी ये बातें एक सेल की तरह, और सब्सिडी ने भी अपने यहाँ पर ये कैसे दिखाई होगी बेटे, ट्रेडिंग पीएनएल में परचेज की तरह से दिखाया होगा। मैं लिख दूं इसको, हाँ सर लिखो आप, होल्डिंग ने अपने यहाँ पर इसको दिखाया होगा एक सेल की तरह, बाय सेल्स कितना, जिसमें बाकी सेल्स तो होंगी, ये भी होगी सर, कल है, अच्छा हाँ कल है, हाँ ओके, बाकी सेल्स तो होगी बेटा, ये भी सेल है, तो मैं खाली उसकी तरफ फोकस करा रहा हूं जिस पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए जी, इसकी सर अपनी कॉस्ट भी रही होगी, तो कुल मिलाकर मैं आपसे अगर ये कहूं कि बेटे इसका जो नेट प्रॉफिट होगा, इसका जो नेट प्रॉफिट रहा होगा, इसने 20 रुपए का नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट मान लिया होगा। होल्डिंग ने सब्सिडी को उधार बेचा 30 तारीख को, अब 31 मार्च तक तो माल बिका नहीं था, होल्डिंग कंपनी अपना काम करके बैठ गई कि भाई साहब हमने दिखा दी सेल, हमारा बन गया प्रॉफिट, सीधी सी बात है, और हमारे यहाँ तुम्हारा नाम आ रहा है डेटर में, ये रही हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पर नाम आ रहा है डेटर्स के अंदर एस लिमिटेड का, लो भैया एस लिमिटेड तुम्हारा नाम हमारे यहाँ पर डेटर्स के रूप में है 200 रुपए। अब सब्सिडी के एंगल पे चलते हैं, बताइए जी सब्सिडी ने क्या किया होगा अपने यहाँ पर, सब्सिडी ने क्या किया होगा, सर सब्सिडी ने ना, हाँ ट्रेडिंग पीएनएल बनाया होगा, और उसने सर अपने यहाँ पर ना परचेज दिखाई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसकी तो कॉस्ट ही सर 200 रुपए की है, उसकी तो कॉस्ट ही 200 रुपए की है।
सर इसका मतलब अब सर क्योंकि बैलेंस शीट में अब क्योंकि माल बिका नहीं होगा तो सर यही बन गया होगा क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्योंकि माल तो बिका नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब बैलेंस शीट में एक स्टॉक नाम की चीज होगी, नंबर एक बात, जिसके अंदर, और एक ही होगी बेटा क्रिएटर नाम की चीज। हाँ सर, तो बेटा क्रिएटर नाम की चीज में यहां पर आ रहा होगा एच लिमिटेड का नाम, और इधर स्टॉक में आ रहा होगा 200 रुपए का स्टॉक, वो वाला जो एच लिमिटेड वाला स्टॉक है। एक और जगह पे इफेक्ट आ रहा होगा बैलेंस शीट में, जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है उसका जो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस रहा होगा उसके अंदर ये जा चुका होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये यहां पर नहीं होगा, ये पहुंच चुका होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि हमें तो बेटे क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिल रही होगी ना। 1 मिनट के लिए मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं, आप लोग एनालाइज करो। मैं जरा 1 मिनट पानी पी के आया, ठीक है। हाँ जी, आइए। कहाँ पे थे हम? ये हाँ, हमारा एग्जांपल चल रहा था, एग्जांपल नंबर 1 डाउन स्ट्रीम का चल रहा है ना, ठीक है। तो होल्डिंग ने सेल दिखा रखी थी, डेटर, ठीक है जी। अब बेटा हो क्या रहा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर होगा क्या, 31 मार्च को ही एक और बैलेंस शीट बनाएगी होल्डिंग कंपनी। क्या बनाएगी बोलो? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट।
तो जब कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी होल्डिंग कंपनी, तो अपने यहाँ पर क्या करेगी, वो यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या करेगी जी, आइए जरा, लो जी, वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पर होल्डिंग और सब्सिडी दोनों के ना क्या करेगी, डेटर क्रेडिटर लिखेगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखेगी डेटर, और फिर यहाँ पे लिखेगी क्रेडिटर्स, और एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, दोनों के डेटर क्रेडिटर को जोड़ा जाएगा। जब टोटल आ जाएगा उसमें से घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा बेटा, कॉन्ट्रा, जो दोनों जगह पर दोनों साइड में आ रहे होंगे। अब बेटा यहाँ पर और भी डेटर क्रेडिटर्स हैं। अब इसमें से हुआ क्या, ध्यान से, अब इसमें से हुआ क्या, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा यहाँ पर इनके और भी डेटर रहे होंगे, ठीक है, मान लिया ऐसा करते हैं, मान लिया इनके जो टोटल डेटर्स हैं, सपोज करो 3200 प्लस अदर्स भी हैं 3000 के, यहाँ पर क्रेडिटर्स में अदर भी हैं मान लिया, चलो, और ये हैं कितने के, अदर 4000 के हैं, इनके भी अपने क्रेडिटर्स हैं होल्डिंग के, अदर वाले वो हैं जी 6000 के, ठीक है ना, सब हो गया ना। हाँ, अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं डेटर और क्रेडिटर। सबसे पहले मैं डेटर्स को जोड़ूंगा, दोनों के डेटर को जोड़ूंगा। अच्छा, उधर डेटर रह गए, इसको भी लिख दूं, इनके यहाँ पर भी डेटर्स हैं जी, और डेटर्स हैं जो अदर्स दे रखे हैं वो हैं जी 3500 रुपये के। तो अब मैं सबसे पहले दोनों के डेटर जोड़ने जा रहा हूँ, फिर मैं दोनों के क्रेडिटर जोड़ूंगा, और फिर मैं कॉमन को अलग करूंगा। आइए जी, सबसे पहले मैंने डेटर जोड़े, तो होल्डिंग के डेटर कितने के हैं टोटल, ओवरऑल 3200 के। भाई टोटल तो 3200 है ना, हाँ जी, टोटल हो गया सर 3200। सब्सिडी के कितने हैं जी, सर सब्सिडी के हैं 3500, टोटल यानी कि 6700। अच्छा, क्रेडिटर्स की बात करो, सर होल्डिंग के हैं 6000 के, और सब्सिडी के कितने के हैं, सर दोनों का टोटल कर लो, दोनों का टोटल आएगा सर 4200, इसके सर सब्सिडी के 4200 के हैं, तो ये तो 10,200 के हो गए क्रेडिटर्स। अब इनमें से क्या कोई कॉन्ट्रा है जो मुझे घटाना है, हाँ सर घटाना है। मैंने कहा बताओ कितना घटाना है, सर दोनों जगह पर कॉमन है, दोनों जगह पर कॉमन है होल्डिंग और सब्सिडी के 200 रुपये, दोनों ने एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर के रूप में दिखा रखा है 200 रुपये से, तो 200 रुपये दोनों जगह से हट जाएंगे, बाकी के क्रेडिटर यहाँ पर रह जाएंगे, बाकी के डेटर्स यहाँ पर रह जाएंगे बाकी के। सर अब स्टॉक की बात भी तो करो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम बेटा स्टॉक की बात करते हैं, ये रही हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब दोनों का स्टॉक जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, हाँ सर बिल्कुल जोड़ा जाएगा। लिखो सर स्टॉक, मैंने कहा लो बेटा लिख देते हैं स्टॉक। सर होल्डिंग का स्टॉक कहाँ है, लो बेटा लिख लेते हैं। होल्डिंग के पास में स्टॉक था मान लिया 50,000 रुपये का या 5,000 रुपये का, और सब्सिडी के पास में स्टॉक था मान लिया ये टोटल स्टॉक था, मैं इसको टोटल बढ़ा देता हूँ फिगर को, 200 तो उसके अंदर शामिल है होल्डिंग वाला, ये बात हमें पता है, ठीक है, और ये था मान लिया 4,000 का, ये बात तो हमें पता है कि उसके अंदर 200 वाला स्टॉक शामिल है, क्वेश्चन ने बताया हमें। तो हमने क्या किया, पहले दोनों का स्टॉक लिया, 5,000 और 4,000 दोनों को जोड़ लिया। आइए जरा जोड़ें, होल्डिंग का है 5,000, सब्सिडी का है 4,000, टोटल कितने का स्टॉक हो गया कि सर 9,000 का। क्या इसमें कोई ऐसी फिगर है जो कॉमन है, बोलो बोलो, क्या इसमें कोई ऐसी फिगर है जो कॉमन है। बेटा सेल और परचेज दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पे दिखा रखे हैं, वो तो हटेंगी, कॉन्सेंट्रेशन तो प्रॉफिट लॉस का भी होगा, वो अभी नहीं सिखाऊंगा। हाँ, इसमें एक चीज और भी होनी है, क्या, इसमें से हटाया जाएगा प्रॉफिट जो अनरियलाइज है, जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। ये प्रॉफिट ऐसा है इसके अंदर
जो घटा हुआ है, बताओ बेटे, मतलब रियलाइज हुआ है, जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ से हटा देना है अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना? 20 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है, घर घर में घूम रहा है। यानी कि 8,980 रुपए का स्टॉक यहाँ पर आएगा। सर और भी कहीं से हटाओगे डबल एंट्री वाइज? हाँ बेटा हटाएंगे। बताओ किसने अपने प्रॉफिट में जोड़ रखा है? सर वो तो होल्डिंग ने जोड़ रखा है। तो होल्डिंग का अपना यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी रहा होगा। हाँ सर, कितने का? कि जी यहाँ पर होल्डिंग का मान लिया सर, मान लिया यहाँ पर कोई भी अमाउंट है होल्डिंग की, जो भी होल्डिंग की अमाउंट होगी यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर इसका रिजर्व सरप्लस है और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है होल्डिंग का, ध्यान रखना होल्डिंग का, उसमें से घट जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना? 20 रुपए का। एडजस्टमेंट अच्छी है, थोड़ा सा लेवल की है और आपको थोड़ा सा अप लेके जाएगी इस चीज में। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट और बची हुई है इसी में ही, इसी का दूसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड, जहां पर सब्सिडी ने बेचा और होल्डिंग ने खरीदा। मैं रुक गया। पहले मुझे यहां तक बताएंगे बच्चे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि फिर मैं अपवर्ड स्ट्रीम का करा करके चैप्टर समझ लो फिर तो खत्म है। फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है ऐसा बचा हुआ कि जिसको हम कह सके कि भाई ये कॉन्सेप्ट भी अभी बाकी है। बोलो जी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं बेटे। फाइनल से तो जब ये चैप्टर आया इसमें से काफी चीजें ना हटा दी गई। अब हमारे यहाँ पर ना बेटे कभी भी ध्यान रखना, फर्दर एक्विजिशन नहीं है हमारे स्टडी मैट में, फर्दर एक्विजिशन नहीं है। कभी आप कहीं देखो और वो करने लगो। फर्दर एक्विजिशन क्या होता है सर? जब कंपनी 2-3 डेट पर, अलग अलग डेट पर शेयर्स खरीदती है, वो हमारे यहाँ से हट चुका है इंटर लेवल में। जब फाइनल में था तब था, वो भी बड़ा आसान था। चलिए बच्चों का जवाब आ गया, क्लियर है। आइए तो अब हम चलते हैं इसी बात को अब दूसरे एंगल से समझने कि अभी तक हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्ट्रीम, जहां पर डाउन में यानी कि सर एएस ऐप पर नहीं आए हैं। मैं अभी आज बेटा मैं आज जाऊंगा वहां पर और मैं आज फिर से बात करता हूँ। एएस आज तो डल ही जाएंगे, कल नहीं डल पाए कोई बात नहीं, आज तो डल ही जाएंगे, ठीक है। आइए जरा, तो डाउनवर्ड स्ट्रीम के बाद में अब है हमारा एग्जांपल नंबर 2 किसके लिए बेटा? अब है हमारा एग्जांपल नंबर 2 किसके लिए? अपवर्ड स्ट्रीम के लिए। एग्जांपल नंबर 2 अपवर्ड स्ट्रीम के लिए। आइए, इसमें क्या है सर? मैंने कहा बेटा देखो, इसमें वाई से वर्षा बात है। यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पर है कौन? होल्डिंग कंपनी जिसका नाम है एच लिमिटेड। हाँ जी। और उधर है क्या बेटा? एस लिमिटेड। हाँ जी। तो ये अपवर्ड ट्रांजैक्शन मानी जाती है जब सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा, सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा। आइए जरा यहाँ पर भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया बेटे इसकी कॉस्ट है कितने की? इसकी कॉस्ट है मान लिया 150 रुपए की और इसने माल बेचा कितने में? 200 रुपए में। 2000 में लिख लो, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एंट्री क्या होगी? एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बेटे जन एंट्री क्या होगी? करिए तो जरा। एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल सी बात है, 2000 रुपए से ये एंट्री होगी। नंबर 1 बात। और इसी बात की एंट्री होल्डिंग के यहाँ पर क्या चल रही होगी जी? इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग उसके यहाँ पर जन एंट्री चल रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड, टू एस लिमिटेड। अब इसी के यहाँ पर बेटे इसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन रहा होगा। प्लीज मेरे साथ साथ ही बना लेना, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको इन जनरेटिव से, इन ग्राफ से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप फटाफट इसको बनाने लगोगे। बेटा सबसे पहले बनाया हमने क्या? ट्रेडिंग P&L दोनों का। हालांकि वर्टिकल बनता है लेकिन हमें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ऐसे इजी ले लेते हैं। इसने अपने यहाँ पर क्या कर रखा होगा और उसने अपने यहाँ पर क्या कर रखा होगा? सर इसने तो अपने यहाँ पर परचेज दिखा रखी होगी 2000 की, और सर माल तो बिका नहीं होगा जैसा आप बता रहे हो। 30 मार्च को बेचा, 31 मार्च को कंसोलिडेशन, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़ा होगा सर 2000। तो बिल्कुल सही। इसने अपने आप में सेल दिखा रखी होगी 2000 की, मतलब कुल मिलाकर इसने इस पर ना नेट प्रॉफिट जोड़ रखा होगा। कितने का बेटा? 500 रुपए का नेट प्रॉफिट इसने जोड़ रखा होगा।
अब इसके बाद में साथ साथ में बेटे इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट बन रही होगी, यहीं पर ही बेटे इसकी बैलेंस शीट भी होगी। और पता है बेटा बैलेंस शीट में क्या क्या होगा? इसके तो यहाँ पर बेटा स्टॉक होगा 2000 का, नंबर एक बात। उसके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा जिसमें उसने 500 रुपये को जो प्रॉफिट मान रखा होगा। इसके अलावा इसके यहाँ पर डेटर्स के रूप में एच लिमिटेड आ रहा होगा और इसके यहाँ पर बेटे क्रेडिटर्स में आ रहा होगा एस लिमिटेड। ₹2000 के लिए। अब होल्डिंग कंपनी को क्या बनानी होगी? एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट, CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जहां पर डेटर्स में और क्रेडिटर्स में दोनों के डेटर क्रेडिटर जोड़े जाएंगे, एच लिमिटेड के और एस लिमिटेड के। और जब दोनों के जुड़ जाएंगे यहां पर डेटर क्रेडिटर, तो यहां से हम पहले घटाएंगे यहां पे से कॉन्ट्रा, और उसके अंदर से बेटे 2000 रुपए ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा हैं, एक दूसरे का नाम इन्होंने डेटर क्रेडिटर में लिख रखा है। यहीं पर ही बात आएगी स्टॉक की, जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या कहा बेटे, होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का दोनों का स्टॉक होगा, दोनों का स्टॉक होगा। अब इसके बाद में होगा क्या, यहां पर इसमें से घटेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 500 रुपए का। उधर कंसोलिडेशन में जब रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा तो इसके अंदर पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एक तो होल्डिंग का है ना, और जो सब्सिडी का जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा ये कहां से आएगा बेटे, ये आपको पता है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से आएगा। तो ये जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होगा वहां पर जाकर के सब्सिडी का घटाना होगा हमें, क्या घटाना होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट वहां से घट के आएगा इधर, सब्सिडी में तो सब्सिडी का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा तो जरूर, लेकिन वहां से घट के तब आएगा। ध्यान से चलना है इस चीज के लिए। कैसे आएगा, कैसे क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब हमारे विद एडजस्टमेंट्स होंगे। तो दो चीजें हैं बस जो इसमें अभी बैलेंस है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शायद ही आया एग्जाम में, लेकिन मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराऊंगा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। दूसरी चीज पूरे चांसेस आने की, कंसोलिडेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं यहाँ पर इसके लिए कंपनी के केस में। मैं जानबूझ के ट्रेडिंग P&L वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी फीलिंग आए कि यहाँ ट्रेडिंग P&L की बात है। तो कंसोलिडेशन जो है किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का भी होता है, तो वो भी करेंगे, एक क्वेश्चन उसका भी है हमारे स्टडी मेट में। एक है हमारा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका भी करेंगे, उसका भी है, लेकिन वो करेंगे सबसे लास्ट में। कैश फ्लो का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का कंसोलिडेशन इसी बीच में कहीं कराऊंगा मैं आपको बैलेंस शीट कराते कराते। तो अगली क्लास में हमें जो करना है वो क्या है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे अपने बुक के। अभी मैं एक डाउट लेता हूँ, सर डाउनवर्ड स्ट्रीम में नहीं होगा ये? नहीं बेटे होगा, डाउनवर्ड स्ट्रीम में भी होगा। डाउनवर्ड स्ट्रीम में बेटे होल्डिंग के यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया गया था तो होल्डिंग के प्रॉफिट में से घटा। ये अपवर्ड स्ट्रीम है जहां पर सब्सिडी ने अपने प्रॉफिट में जोड़ रखा है, और सब्सिडी का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से ही इस प्रॉफिट को रिमूव किया जाएगा। क्लियर है बेटा? ये जो 500 रुपए का हम लोग घटाएंगे ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जाकर के हम घटाएंगे। किस तरह से घटाएंगे अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ में बताऊंगा, लेकिन पहले थीम समझो। जिसने अपने प्रॉफिट में जोड़ रखा है घर में वो घटाएगा,
जब डाउनवर्ड था तो होल्डिंग ने जोड़ रखा था, होल्डिंग ने अपने प्रॉफिट से घटाया। जब अपवर्ड है तो सब्सिडी ने जोड़ रखा है, तो सब्सिडी अपने यहां से घटाएगी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। तो पहली बात तो प्रॉफिट को घटाया जाएगा, ये बात आप कंफर्म कर लें। दूसरी बात, क्योंकि दोनों के स्टॉक जुड़ रहे हैं, तो दोनों के स्टॉक जुड़ रहे हैं, तो एक वो स्टॉक घर में ही घूम गया और उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ गया, तो स्टॉक में से घटना है। अब स्टॉक में से तो घटना है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, लेकिन जब अपवर्ड होगा तो सब्सिडी घटाएगी अपने प्रॉफिट में से, जब डाउनवर्ड होगा तो होल्डिंग घटाएगा अपने प्रॉफिट में से। घटाएंगे तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ रखा है ना। देखो कितना प्यारा। फाइनल की सीए फाइनल की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट डिविडेंड होती है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे सारे आपने रिवोल्यूशन तक का इतना अच्छे से करके इतने अच्छे से रिप्लाई आप लोगों ने दिया, भाई मैं गारंटी देता हूँ अगर ये जो थीम जो इस टाइम मेरे पास में बच्चे हैं ना, ये जिस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी रिदम पकड़ लिया, पास के एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने बुक में दे रखे हैं, बुक में ही दे रखे हैं, तो मैं जब क्वेश्चन करा लूंगा तो बुक के क्वेश्चन कर लेना, शर्त लगा रहा हूं इस चीज की पूरी पूरी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे 90+ जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लीज बेटे टेस्ट जरूर दियो, टेस्ट दो। मैंने टेस्ट आपको ग्रुप में भेजे थे, गिने चुने बच्चे की कॉपी आई मेरे पास में। ध्यान रखना, पास तो सब हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स से वो लाता है जो टेस्ट में अपने आप को निखार करके चलता है, कि कमियां पता चलती हैं उनको सुधारता है। तो लो जी, मैं आपको पहले बता दूं, देखो हमारे इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, कैसे कैसे होंगे। ये हमारे जो क्वेश्चंस है बेटे, ये स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं टोटली, प्लस यहीं पर ही है आगे, यानी कि इससे पहले पहले जो हमारा क्वेश्चन जो था कहां तक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे सारे के सारे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 से लेके लास्ट तक, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ध्यान से सुनना, जब हम ये कर लेंगे तो मतलब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलर बैच है तो तसल्ली से बात होगी। तब हम इसके बाद में शुरू में मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर अगर समझ जाए, तो कैसा दिखेगा क्वेश्चन। यानी सर एग्जाम में अगर हम सर ये वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लें तो हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ नहीं करने की जरूरत। मैंने बहुत सिस्टमेटिकली किताब को डिजाइन कर रखा है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, ये सबसे लास्ट में उठाएंगे जब पूरा चैप्टर आप सोल्व कर लोगे, उसके बाद में पास के एग्जाम के बाद में भी। देखो इससे भारी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो सब मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। आइए जरा, ये वाला ये जो क्वेश्चन है हमारे जो शुरू में मैंने डाल रखे हैं, और कहाँ गए, ये रहा। आपको ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना है, ओनली दिस रिवीजन, ये वाला क्वेश्चन करना है। सर रिवीजन नंबर 1 नहीं करना, प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल शेयर्स वो अब हट चुका है हमारे यहाँ से। लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूट मान लिया दोबारा डाल दे तो मैं बुक को कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करके बैठा हूँ, कभी भी अमेंडमेंट भी आई तो इससे ज्यादा नहीं आएगी। जो हमारा रिवीजन प्रॉब्लम नंबर 1 है वो आपको नहीं करना है, अब अपडेशन के हिसाब से आपको करना है ये वाला रिवीजन प्रॉब्लम नंबर 2। कब करना है, जब हम सारी प्रैक्टिस करके सबसे लास्ट में, सर ये भी आप कराओगे, ये भी मैं कराऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला अभी 3 या 4 क्लास मुझे कराने दो, तसल्ली से काम होने दो, ताकि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए। सारी चीजें मैं क्लास के अंदर ही कॉम्प्रिहेंसिवली करा रहा हूँ लाइव क्लास में। चलिए, और यहाँ पर इसके बाद में बेटा जो है अपना वो क्या है, यहाँ पर इधर कहाँ गया वो, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीएस वाले करेंगे, ठीक है। ये सीए इंटर वाले बच्चे चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ही बढ़ेगी। एक लास्ट बात और बता दूं, ये जब क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद में करना है, तो सर 18 के बाद में और भी कुछ करना है। हाँ बेटा, पास के एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहीं पे दे रखे हैं, ये देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको मैंने यहीं पे दे रखे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आप पढ़ ही लो फिर, मतलब लेकिन बेटा ऐसा मत करना फिर आप पता चला कि आप प्रैक्टिस करते हुए लूज पड़ जाओ, कैसे सर इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, आप तो भयंकर भयंकर क्वेश्चन कराते हो। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाएं सर, तलवार निकालें क्या? नहीं, निकाल के दिखाओ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। प्लीज हंसना मत,
मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बड़े भले आसान है लेकिन बेटे आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की हमें बैलेंस शीट दे रखी है अलग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021 की। मैं कराऊंगा वैसे तो, लेकिन आपको आइडिया तो दे दूं। और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है हमारी 1 जुलाई 2020 और बैलेंस शीट कौन सी डेट की है 31 मार्च 2021। बेटा जुलाई से लेकर के अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने प्री और 9 महीने पोस्ट, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है, आइए और दिखाता हूं क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। बैलेंस शीट किसकी है बेटा, दोनों कंपनी की। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कहते हैं। कह रहे हैं इसने परचेज किया था 19,200 शेयर्स 1 अप्रैल 2019 को, और उस डेट का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस भी तुम्हें खुद ही बता दिया। नंबर एक बात, ये बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन और उसका प्रॉफिट लॉस बता रखा है, और कितने परसेंट शेयर्स खरीदे ये बता रखा है। अभी करना मत, अपने आप सोल्व मत करना अभी प्लीज। मैं तो आपको क्वेश्चन की का लेवल दिखा रहा हूँ कि देखो, और जब हम करेंगे एक तरफ से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ करके फिर कोई भी उठा लेना, कोई भी उठा लेना, किसी भी राइटर की बुक का, अपने फ्रेंड्स वगैरह की बुक का भी, सब उठा लेना A to Z। देखो यहाँ पे बेटा रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है, मशीनरी की बुक वैल्यू बता रखी है, फर्नीचर की बुक वैल्यू बता रखी है। सर आपने तो ना हमें एक ही बार रिवैल्यूएशन कराया, खाली फिक्स एसेट लिख दिया था। तो बेटे फिक्स एसेट के अंदर मशीनरी का रिवैल्यूएशन, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन है ना, तो दो एसेट्स का भी तो रिवैल्यूएशन हो सकता है, और दोनों के डेप्रिसिएशन रेट भी हमें दे रखे हैं। वाह वाह, अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है एक पर कैपिटल प्रॉफिट आए और दूसरे पर कैपिटल लॉस। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे सामने देखो कितना मतलब खुद्दू सा क्वेश्चन दे रखा है। सर जरा अगली लाइन पढ़ के दिखाओ। बेटे इसने कहा कि जो हमारे बीपी में है वो तुम्हारे बीआर में है। अच्छा म्यूचुअल वाला, हाँ कॉन्ट्रा वाला, मतलब एक के बीआर और बीपी। बताओ अब बताओ, मैं तो ना माथा पकड़ के बैठता हूँ कि इन्होंने इस चैप्टर का नाम, जिसको हम बोला करते थे बहुत मुश्किल है, इस चैप्टर का लेवल इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि अब इस चैप्टर में दम खम बिल्कुल भी नहीं रहा। एग्जाम के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये पिछले 2 साल की कहानी है, कोरोना टाइम की। अब एग्जाम में फिर से वैसे नॉर्मल टेंडेंसी आएगी, और आपको पता है कि सिलेबस में अपडेशन कैसा आ रहा है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड अब क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। तो इंस्टीट्यूट खुद ही चाहता है कि बच्चे ना अच्छे से तबीयत से मेहनत करें। तो फिर आप बताओ, रेगुलर क्लास में हम अगर नंबर ऑफ लेक्चर्स कम कर देंगे सिर्फ ये सोच के कि चलो भाई जल्दी बैच खत्म करते हैं, जल्दी से पेन ड्राइव सेल कर दें, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर दें, बेटा फिर रिजल्ट जनरेट नहीं होता। तो मेरी क्लासेस ना नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा इसीलिए ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने साथ में भरोसा करता हूं कि मेरे साथ एक बार कर लो फिर तुम करते रहना। ग्रुप 1 में भी ऐसी बात है, ग्रुप 2 में भी। अब पता नहीं, हो सकता है कई बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं ज्यादा क्यों कराते हैं। बेटे अब इंस्टीट्यूट का मूड आप समझ ही चुके हैं, अभी 2-3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आई है, सिलेबस बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने जा रहा है, जो प्रैक्टिस करेगा वही जीतेगा। देखना जरा ये इससे पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, माथा पकड़ के बैठते हैं, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बताना जरा बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, मतलब मैं अभी करा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं बेटे एग्जाम का लेवल। बैलेंस शीट दे रखी है दोनों कंपनी की 31 मार्च 2020 की। अच्छा, और खरीदा कब था सर, डेट ऑफ एक्विजिशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि इन्होंने 64,000 शेयर्स खरीदे सर 1 अक्टूबर 2019 को। अच्छा ठीक है सर, फिर कुछ नहीं बेटे, 1 अक्टूबर तक का पीरियड काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बेटा 6 महीने, 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट, है ना। आइए जरा सर परसेंटेज देखनी हो तो बेटा आप बताओ, मैं क्यों बताऊं। सर इसके शेयर देख लो ना सब्सिडी के, ये रही सब्सिडी, हाँ 8 लाख 10 रुपए वाले शेयर है, इसका मतलब सर 8,000 शेयर, हाँ बेटा। और कितने शेयर हम 8 नहीं सॉरी 80,000, और कितने शेयर हमने खरीद लिए 64,000। अच्छा 80% आ गया ना सर, इसका मतलब सीधी सी बात ये है 64,000 80,000 का कितना परसेंट होता है सर बेटे, 80% होता है, यानी 80% शेयर हमने होल्ड कर रखे हैं, 20% माइनॉरिटी है। सर सबको जोड़ना हो तो आओ जरा बेटा, ये सब्सिडी का हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों बेटे हमारे क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है। आइए जरा, और ये दे रखी है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, जिसको आप वर्किंग नोट नंबर 1 में लेके जाओगे, कंपैरिजन करोगे किससे, नेट एसेट्स एक्वायर का। आइए जरा पहले क्वेश्चन को पढ़ लो बस,
मैं आज सिर्फ क्वेश्चन का पढ़ने का आपको तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, बिल्कुल नहीं करा रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन की ग्रिपिंग बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें कैसा पता चलेगा कहां से क्या उठाना है सर, फिर लेवल इंक्रीज हो जाएगा इससे। यस, आइए जरा। तो कोई बात नहीं, अपनी क्लास से ज्यादा नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए कराता हूं, सारी वैरायटी इसीलिए डाल रखी है मैंने एक्स्ट्रा। बच्चा भले ही नाराज होता है कि सर आप तो ज्यादा कराते हो, कराता हूं, कोई बात नहीं बेटे, कम तो नहीं होगा ना। आइए जरा देखना, जरा प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें, बैलेंस कितने का, ये 1 अप्रैल 2019 का। मैं कह सकता हूं हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 20 को खत्म है, इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट से हमें पता चल गया। हाँ बेटे, यहाँ का हमें ओपनिंग का बैलेंस दे दिया, 1 अप्रैल 2019 का हमें बैलेंस दे दिया जी, कितने का, ये वाला 1,20,000 का प्रॉफिट लॉस है जी। अच्छा, और कंपनी ने कहा 10% डिविडेंड बेच दिया, पे कर दिया आउट ऑफ सेम। ओ माय गॉड, लिख दिया इसने आउट ऑफ सेम, इसमें से बांट दिया 1,20,000 में से। तो ये प्री बन गया, इससे भूल जाएंगे, चाहे अब ये इस डिविडेंड का नाम, चाहे इसे डिविडेंड का नाम इंटरिम भी रखता फिरे, जब ये बोल दिया ना प्री वाले में से बांटा। बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो डिविडेंड पे किया गया आउट ऑफ सेम। बस बेटे बस, बच्चे ने ये ढंग से पढ़ा नहीं और बच्चे ने क्या किया, इसको पोस्ट एक्विजिशन मान लिया। आप समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कह रहे डिविडेंड बांटा था 1 नवंबर को, भाई बांटा तो 1 नवंबर में था, बांटा कौन से में से था, जब क्वेश्चन ने बोल दिया प्री में से बांटा, फिर तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। अब दिमाग की खोपड़ी चलनी चाहिए, सर तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड सारा हमारा था क्या, नहीं 80% हमारा था। आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको ग्रिपिंग दिखा रहा हूं, अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ने कहा बताओ डिविडेंड बांटा, ठीक है सर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, फिर जो डिविडेंड आएगा सारा होल्डिंग का है क्या, 80% है सिर्फ। अच्छा सर समझ में आ गया, 80%, ठीक है सर। अब सर एक और चीज समझ में आ रही है कि होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट ने ना गलती की होगी, उसने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट नहीं किया होगा, पीएनएल में डाल दिया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन देख लेना क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या कि उसने ठीक कर रखा है। हाँ देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने बोल दिया इसलिए हमने ऐसा मान लिया, नहीं तो हम वो ठीक करते। डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटिंग बाय होल्डिंग कंपनी अकाउंटेंट। काश ये लाइन ना लिखी होती क्वेश्चन में, तो फिर हम पीएनएल में घटाते, कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल से घटाते और इधर इन्वेस्टमेंट से घटाते, मजा आ जाता। मतलब बेटे ये आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। क्वेश्चन साफ साफ चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है बांट दिया आउट ऑफ सेम अप्रैल वाले में से। अब देखना जरा, प्लांट मशीनरी इतने रुपए की कब की है बेटे, ये ओपनिंग बैलेंस दिया। ओ माय गॉड, ये तो यहाँ की बुक वैल्यू पकड़ा दी इसने, ये कैसे कर दिया। लेकिन हमने डेट ऑफ एक्विजिशन तो सर हमारी 1 अक्टूबर की थी। बेटे मैं तो समझ नहीं पा रहा कैसे करेंगे इसको। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% का रेट लगता है प्लांट मशीनरी पर, अप्रैल 1 की आपको यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन की वर्थ बता दी। हमने किस डेट पे खरीदा जरा ये चेक करो, 1 अक्टूबर को। ओ माय गॉड, बताओ बेटे, भाई किसी और डेट की आप कुछ भी देते रहो, हमें कोई मतलब, डेट ऑफ एक्विजिशन की चाहिए, सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर करो सीबीएस। और देखो जरा एग्जाम का लेवल देखो, पहले ना लेवल देखो, किसी भी चीज को ना करने का तरीका क्या है, पहले ना सारी स्ट्रेटेजी बनाओ और देखो कि इनका लेवल क्या है। एक मेंटल लेवल हमारा भी तो तैयार हो कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो हमारी ग्रिप में ना आए। बस पढ़ने का तरीका सिस्टमेटिक और सही होना चाहिए। देखना जरा एग्जाम का क्वेश्चन, ये होल्डिंग सब्सिडी की बैलेंस शीट दे रखी है। चलो क्वेश्चन ने कुछ बातें, यहाँ पे कौन सी डेट का है, नवंबर 2019। चलो एक काम करना, तुम ना घर से पढ़ना इसको, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करता, वरना क्लास की ना रिकॉर्डिंग लंबी लंबी होती चली जाएगी। बच्चे जो बैकअप में देख रहे हो वो कहेंगे बस भाई बस, मार डाला मार डाला। तो अब हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं जी, और कल से कमर पक्की करके एकदम बिंदास शुरू हो जाना प्रैक्टिस के लिए। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडी के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बैलेंस शीटें बनेगी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज करके आना। आपने पढ़ रखा है शेड्यूल 3 फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है जी। और जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे होंगे उनको तो शेड्यूल 3 उन्होंने फॉर्मेट देख ही रखा होगा। एक बार प्लीज नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के आए। ओके, बाय बाय बच्चों।